अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खबर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम के हवाले से, जहां मुल्क भर में इस वक्त मानसून का एक और सिस्टम बरसने को तैयार है। 2 से 5 सितंबर तक बारिश के इम्कानात हैं और अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। साथ ही साथ NDMA ने इस हवाले से अलर्ट भी जारी कर दिया है। पोठोहार समेत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और गुजरांवाला में बारिश मुतवक्के है, जबकि मालाकंड, पेशावर, हज़ारा डिवीजन में भी बारिश के इम्कानात हैं। कलात डिवीजन, कोयटा, पशीन, कीरथर, कोह सुलेमान में भी बादल जमकर बरसेंगे, जबकि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी यही बताया जा रहा है कि मानसून बारिशों का सिलसिला 3 से 4 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान है। शदीद बारिशों के नतीजे में शहरों में सैलाबी सूरत हाल भी देखने में आ रही है, जबकि जो नशेबी इलाके हैं उनके ज़ेर आब आने का भी खतरा है। NDMA ने तमाम महकमों को अलर्ट रहने और हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी हैं, जबकि दूसरी जानिब बलूचिस्तान में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी है। चमन दर्रा के करीब रेलवे टनल मट्टी और पानी से भर गई, जिससे कोयटा से चमन मुसाफिर ट्रेन मुअत्तल कर दी गई है। सूबे में 20 जून से अब तक 18 बच्चों समेत 31 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। दादू में मेहड़ के कच्चे और काछू के इलाके में भी सैलाब से तबाही हुई है। सैलाबी रैला 7 बच्चों को बहा ले गया, जिसमें से 2 जाम बहक हुए और 5 को बचा लिया गया है। फैसलाबाद की नहर राख ब्रांच में 20 फीट चौड़ा शगाह पड़ा, फसलें भी ज़ेर आब आ गईं। और ये तमाम तर सिचुएशन है जो इस वक्त मुल्क भर में मानसून की बारिशों की वजह से इस वक्त लोगों के साथ पेश आ रही हैं। तो हमें इस मौसम में खास तौर पर एहतियात करने की ज़रूरत है। आगे चलकर इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। 5 साला मार्शल आर्टिस्ट ने भारत का 5 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर ने भी पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। अफरात ज़र 10% पर आ गई, सितंबर में मजीद कमी की पेशगोई। और आपको बताएंगे पाकिस्तान में लव मैरिज कामयाब या अरेंज मैरिज। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन भी दिलचस्प सूरत हाल से गुजरा। बांग्लादेश की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 262 रन बनाकर आउट हो गई, जबकि पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में खेल के अख्ताम तक 2 विकेटों के नुकसान पर 9 रन बना लिए हैं। कल तीसरे दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान को बांग्लादेश पर 22 रन की मजमूई बरतरी हासिल हो चुकी थी। बांग्लादेशी टीम ने तीसरे दिन का आगाज बगैर किसी नुकसान के 10 रन से किया। ताहम पाकिस्तानी बॉलर्स ने इब्तदा में ही ज़बरदस्त हमला किया और जो सर फहरिस्त रहे हैं वो खुर्रम शहजाद हैं, जिन्होंने 6 विकेटें अपने नाम ली हैं। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद ने दिन के आगाज में ही जाकिर हुसैन को 1 रन पर आउट करके बांग्लादेश को पहला झटका दिया। जाकिर हुसैन का कैच अबरार अहमद ने लिया। इसके बाद खुर्रम शहजाद ने ओपनर शादमानुल इस्लाम और अंजमुल हुसैन को बिलतरतीब 10 और 4 रन पर पवेलियन वापस भेजा। बांग्लादेश के तजुर्बेकार बल्लेबाज शकीबुल हसन भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं ठहर सके और वो 2 रन बनाकर खुर्रम शहजाद का शिकार बने। पाकिस्तान को चौथी कामयाबी मीर हमजा ने दिलाई, जब उन्होंने मोमिनुल हक को सिर्फ 1 रन पर आउट किया। बाद में मुशफिकुर रहीम भी मीर हमजा की गेंद पर 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। बांग्लादेशी बैटिंग लाइन को मुसलसल मुश्किलात का सामना रहा और टीम के जो ज्यादातर बल्लेबाज थे वो खातिर खास स्कोर ना कर सके, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा 26 के मजमूई स्कोर पर बांग्लादेश के 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश के जो बैट्समैन थे उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिनमें लिटन दास भी हैं जिन्होंने 138 रन बनाए और वह सलमान आगा की गेंद पर आउट हुए। आखिर में बांग्लादेशी टीम 262 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तानी टीम ने अपनी पहली इनिंग्स में मोहतात अंदाज में बैटिंग की, लेकिन हमने देखा कि एक बार फिर से अनफॉर्चुनेटली अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए 0 पर आउट हो गए। कप्तान शान मसूद और साइम अयूब ने शानदार पार्टनरशिप कायम की। दोनों ने बिलतरतीब 57-58 रन बनाए। मिडल ऑर्डर बैटर्स की बात करें तो सऊद शकील भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। बाबर आजम भी सिर्फ 31 रन ही बना सके। मोहम्मद रिजवान ने 29 रन बनाए। आगा सलमान ने 54 रन का एक अहम किरदार अदा किया। टेल एंडर्स में खुर्रम शहजाद 12, मोहम्मद अली 2 और इब्रार अहमद सिर्फ और सिर्फ 9 रन बना सके। बांग्लादेश के बॉलर की बात करें तो बांग्लादेश की जानिब से मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेटें हासिल की, जबकि तस्कीन अहमद ने 3 विकेट्स अपने नाम की। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स का आगाज भी मुश्किलात से भरपूर रहा, जहां एक बार फिर से अब्दुल्ला शफीक 3 रन बनाकर हसन महमूद की गेंद पर आउट हो गए, जबकि खुर्रम शहजाद बगैर कोई रन बनाए 0 पर पवेलियन लौट गए।
तीसरे दिन के खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 9 रन बनाए हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं कि ओपनर साइम अयूब 6 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। बांग्लादेश के हसन महमूद ने शानदार बॉलिंग करते हुए 2 विकेटें हासिल की और तीसरे दिन के खेल के बाद पाकिस्तान को बांग्लादेश पर मजमूई तौर पर 22 रन की बढ़तरी हासिल हो चुकी है। मैच की जो मौजूदा सूरत हाल है वो इस वक्त हमें काफ़ी नाजुक दिखाई दे रही है और आज चौथे रोज़ का खेल 10 बजे शुरू होने जा रहा है और पाकिस्तानी जो टीम है उन्हें अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए मजीद मोहतात बैटिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश के बॉलर स्ट्राइक कर रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं, तो पाकिस्तानी टीम को बड़ा संभल कर खेलना होगा, नहीं तो ये जो टेस्ट मैच है ये भी उनके हाथ से फिसल सकता है। बांग्लादेश के बॉलर्स पाकिस्तान की इनिंग्स को जल्द समेटने की कोशिश करेंगे ताकि वह मैच में दोबारा बढ़तरी हासिल कर सकें। इसीलिए पाकिस्तानी जो बल्लेबाज हैं उनको आज संभल कर खेलने की ज़रूरत है और इस टेस्ट मैच को भी हमें सेव करना है हर हाल में, जबकि बांग्लादेश की टीम मौके से फ़ायदा उठाकर मैच पर गिरफ्त मजबूत करने की भी कोशिश करेगी। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस ने ज्वाइन किया है। अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो खुर्रम शहजाद की बॉलिंग पर हम बात करेंगे। ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस अपनी पेश की है, 6 विकेटें हासिल की हैं, एक बड़ा संगे मिल है उनके लिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरा ख्याल है ये उनका दूसरा टेस्ट मैच है। और देखिए, खुर्रम शहजाद की अगर बात करें तो जब वही मैंने उस दिन भी बात कर रहा था ना कि जो लंबे रेस का घोड़ा था वो आपको नजर आता है जिस तरीके से परफॉर्म वो करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हुआ, उसको एक्सपीरियंस भी है डोमेस्टिक का। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया था वो जो नजर आता है ना जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की एग्रेसिव फास्ट बॉलिंग लाइनअप, वो आपको इस टेस्ट मैच के अंदर नजर आई है। दैट मीन्स लोगों ने थोड़ा सा एक चीज को मुआवजना भी किया। अगर हम बात करें खुर्रम शहजाद की बात करो, मीर हमजा की बात करो, एज कम्पेयर टू शहीनशाह अफरीदी, नसीम शाह मैंने कहा था 13 महीने बाद वापस आ रहे हैं तो आसान नहीं होता जो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आते हैं। शहीनशाह अफरीदी का ऑब्वियसली पता लगता है साइकोलॉजिकल प्रेशर है या ऑफ कलर वो नजर आपको आते हैं तो विकेट्स नहीं ले पाए थे। कल जिस तरीके से खुर्रम शहजाद ने नपी तुली बॉलिंग की और खास करके मीर हमजा को मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। आपको याद हो हम उस पर बार बार बात करते हुए हैं कि एक बॉलर डोमेस्टिक के अंदर इतने ज्यादा आउट कर चुके हैं, 600 के करीब उसके आउट हैं और आप फिर भी उसको नजरअंदाज कर रहे हो। शहीनशाह अफरीदी अगर आपको ऑफ कलर नजर आ रहे हैं आप उसको टीम में लेके आओ। और कल भी आपको नजर आया कि पहली गेंद पे ही उन्होंने आउट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्लिप कॉर्डन एरिया आपका इतना वीक था कि वो कैच जोन सा वो ड्रॉप कल कर दिया गया था। साउथ शकील की तरफ से कैच ड्रॉप हुआ था, लेकिन खुर्रम शहजाद ने जिस तरीके से कल बॉलिंग करवाई और वो जो बैक टू बैक विकेट्स ली हैं वही था कि अंडर प्रेशर आपको बांग्लादेश की टीम नजर आई। लेकिन दूसरे एंड पे भी जो आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान भी आपको अंडर प्रेशर नजर आ रहा है, क्योंकि 2 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो चुके हैं। नाइट वॉचमैन तो वापस चले गए, लेकिन अब्दुल्ला शफीक का थोड़ा बात करना चाहूंगा। मुझे पता है बहुत ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव भी किया है। अब्दुल्ला शफीक की बात करें, सारे मामला स्कोर भी करते हुए, लेकिन ये आउटिंग उनके लिए अच्छी नहीं रही। अब बिल्कुल आपको ऑफ कलर नजर आया, जो बैट एंड पैड का जो गैप है वो ज्यादा आपको नजर इस सीरीज के अंदर नजर आपको अब्दुल्ला शफीक का रहा था। आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए, ओवरकास्ट कंडीशन है, अभी थोड़ी सी धूप है, लेकिन जिस तरीके से काले बादल आ रहे हैं तो ओवरकास्ट कंडीशन होंगी, आसान नहीं होगा क्योंकि उनके पेसर्स ने लिटरली पाकिस्तान को तंग किया और वो करेंगे तंग पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पहले भी तंग किया उन्होंने और अब भी तंग करेंगे, तो पाकिस्तान की फिर अब स्ट्रैटेजी जो है वो क्या होनी चाहिए? हमने देखा जो कंडीशंस हैं, खराब मौसम भी रहा है, गीली आउटफील्ड भी रही है, उसकी वजह से इब्तदाई दिनों में भी हमने देखा कि खेल पर असरात हुए हैं और वो दोनों टीमों के हम ये देख रहे हैं कि बैलेंस नहीं गया उनके लिए। देखिए, इसमें एक चीज होती है, आपका माइंडसेट होता है। अनफॉर्चुनेट है कि हमारा माइंडसेट पाकिस्तान का सच एग्रेसिव नहीं रहा। आप तीनों फॉर्मेट्स पे बात करें तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का इतना ज्यादा एग्रेसिव माइंडसेट रहा हो कि यार हमारे पास 2 दिन बाकी हैं तो हमने एग्रेसिव खेलना है। जैसे आज की अगर बात करूं, मैंने कहा ना सिर्फ 2 दिन आपके बाकी हैं, ऊपर से बारिश का भी मामला मंडला रहा है, फिर आपने जिस तरीके से बॉलिंग की अगर उसको दिमाग में रख के बैटिंग करें तो मेरे यही होगा कि मैं एग्रेसिव के साथ जाऊं, एग्रेशन के साथ जाऊं, जितना हो सके स्कोर कर सकूं। यहाँ पर 300 350 मुझे पता है कि आसान नहीं होगा डिफेंड करना, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो स्टांस पर लेना पड़ता है अगर आप रिजल्ट निकालना चाहते हो इस टेस्ट मैच के अंदर। लेकिन फिर एग्रेसिव भी आपको खेलना पड़ता है। कप्तानी बड़ी मैटर करेगी कि आज वो किस तरीके से पाकिस्तान टीम को लेके चलते हैं। शान मसूद आपको पता है पिछली इनिंग्स के अंदर बड़ा अच्छा उन्होंने एग्रेसिव भी खेलते रहे हैं, शान मसूद, साइम अयूब भी एग्रेसिव खेलते रहे, लेकिन आज डिपेंडेंट होगा कि किस तरीके से वो आगे लेके चलते हैं, क्योंकि जेन में ये जरूर होगा कि हमने ड्रॉ नहीं करना, हमने जीतना है ये मैच। क्योंकि आप सीरीज अगर ड्रॉ करते हो, हार जाओगे तो वो आपको हर्ट बहुत ज्यादा करेगी। आपको पता है पहले ही आपके जो पॉइंट्स आपको मिले हैं पिछले टेस्ट मैच की वजह से आप काफी नीचे हो टेस्ट चैंपियनशिप में, तो आपकी कोशिश होगी कि आप थोड़ा सा आज इस मैच को जो उनसे कहीं ना कहीं रास्ते लगा के आज आप जीते इस मैच को। इसी माइंडसेट के साथ आप जाएंगे तो आप जरूर अपना जीतेंगे, लेकिन एग्रेसिव आपको रहना पड़ेगा इंटेंट में। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं उनकी सिचुएशन आप कैसे देख रहे हैं? वो भी कोई खातिर खाची सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक हैं उसमें, सॉरी साउथ शकील है उसमें, बाबर आजम है उसमें, मोहम्मद रिजवान हैं, वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे।
देखिए, सबसे बड़ा इस वक्त दारोमदार तो आपको पता है बाबर आजम पे और ड्यू है। अगर हम बात करते हैं बाबर आजम की इनिंग्स की बात करूं तो आपको पता है, मैंने कहा ना कि अगर 2022 का अभी तक की अगर टेस्ट एवरेज की बात करूं तो बहुत ज्यादा नीचे गिरी है। उनकी 50+ ऊपर टेस्ट एवरेज थी, अब 38 के करीब उनकी टेस्ट एवरेज गिर चुकी है। दैट मींस बहुत बड़ा डिक्लाइन है। फिर आपको पता है वो अपना यहाँ तक रैंकिंग में भी शायद नीचे हैं टेस्ट मैच के अंदर। तो अब बहुत अरसे से आपने बाबर आजम की, अगर साल है हो चुका है कि बाबर आजम से आपने कोई एज सच बड़ी इनिंग्स देखी नहीं है अभी तक। मैं टेस्ट मैच की बात करूं अगर बाबर आजम की, तो ड्यू इनके ऊपर। और जिस तरीके से पाकिस्तान टीम की अगर एग्रेशन की आप बात करते हैं तो फिर दैट मींस कि आपका जो मिडिल ऑर्डर है उसी पेस को आगे लेके चलता है। बाबर आजम पे जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होगी कि वो किस तरीके से इसको लेके चलते हैं, क्योंकि लास्ट इनिंग्स में भी आपको याद है बाबर आजम बहुत बुरी तरीके से आउट हुए हैं। बहुत ज्यादा सवालात उनके ऊपर उठ रहे हैं। कप्तानी तो मामला थे अपनी जगह, लेकिन बैटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे हैं कि अगर किंग बाबर हैं तो ये जो इनिंग्स होती है जहां पर आपने एक टीम को आगे लेके चलना है, खास करके जिस वक्त आप एक स्कोर पाइल अप कर रहे होते हो, दूसरी इनिंग्स तो थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि वहां पर आपने इनिंग्स को पेस के साथ लेके भी चलना और डेवलप भी करना होता है अगर आपके जल्दी खिलाड़ी आउट होते हैं। आज जिम्मेदारी बहुत बड़ी इनके ऊपर होगी। साउथ शकील पे बहुत बड़ी होगी, लेकिन रिजवान आपको पता है उनका जो एक ही प्ले ऑफ स्टाइल है, वो एग्रेसिव ही खेलते हैं। वो ज्यादा कोशिश करते हैं कि रोटेट द स्ट्राइक बीच में बहुत ज्यादा रखते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं। आगा सलमान आपके पास मौजूद है तो थोड़ा सा एग्रेसिव खेल सकते हैं। तो आपके पास बैटिंग लाइनअप है, लेकिन मैंने कहा ना माइंडसेट है सारा कि कप्तानी आपकी किस तरीके से कप्तान आपको लेके चलता है, बैट डगआउट से आपको क्या मैसेजेस मिलते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप हैं, पाकिस्तानी अवाम की यही ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तानी टेस्ट मैच जीते। जो आपने बॉलिंग करवाई है ठीक है, उनकी बड़ी लंबी एक पार्टनरशिप लगी और 7वीं पार्टनरशिप पहली दफा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, टेस्ट क्रिकेट के अंदर इतनी लंबी पार्टनरशिप लगी है, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड था कल तो उसने कल पार्टनरशिप बनाई है। तो आसान नहीं होगा, लेकिन स्टिल जिस तरीके से पाकिस्तान ने बॉलिंग करवाई है, खास करके अपने इनके ओपनर्स को और अटैक किया है, जो एग्रेसिव आपको नजर आया था, वही एग्रेसिव अप्रोच के साथ आपको बैटिंग में भी जाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा वैसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अगर शाहिनशाह अफरीदी को रेस्ट कराया जा सकता है, खुरम शहजाद आगे हैं, मीर हमजा आगे हैं, तो आपको लगता है कि अगर बैटिंग में बाबर फिर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं हम ये टाइम तो नहीं अब देखने वाले कि फिर बाबर को भी टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा? क्योंकि बहुत से लोग पहले भी बाबर पर यही कमेंट करते रहे कि अगर वो कैप्टन ना हो तो फिर उनकी भी टीम में जगह ना बने, और वो साथ अगर परफॉर्म भी ना कर रहे हो। देखिए, मुझे पता है कि बाबर आजम ऑब्वियसली एक सुपरस्टार है। बहुत से लोग उनके ऊपर बात भी करते हैं जिस तरीके से वो पाकिस्तान का एक बैकबोन बैटिंग को भी कैरी ऑन करते रहे, लेकिन जब एक सुपरस्टार होता है तो फिर तनकीद नहीं मैं कर रहा, लेकिन उस चीज पे कहूंगा कि आप फिर बहुत से ग्रेड्स के साथ आपको मिलाया भी जाता है। विराट कोहली से आपको पता है, आपको सबसे ज्यादा, चले अभी सहरा की बात करो, विराट कोहली सबसे बड़े बैट्समैन उनके साथ मिलाया जाता है। विराट पे भी बड़ा बुरा पैच आया था, लोगों ने कहा था कि शायद अब वापस ही नहीं आएगा, लेकिन जिस तरीके से कम बैक किया आपको नजर आता है। लेकिन वो चेस का बादशाह है, हकीकत है, चेस का किंग है विराट कोहली। अगर आप उसकी बैटिंग भी देखें, नो डाउट, सारे मामला देखें, बाबर आजम का जो एक इशू रहा है, चाहे वो साइकोलॉजिकल बात करें, जो मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर होते हुए हैं, तो इसलिए मैंने उस दिन भी ये बात आपकी प्रोग्राम में की थी कि आप लड़के को ड्रॉप नहीं करते। जैसे शाहीन को आपने रेस्ट दिया, आप रेस्ट करवाते हो, आपका प्रीमियम बॉलर है, आपका प्रीमियम बैट्समैन, आप उसको थोड़ा सा रेस्ट देते हो ताकि वो साइकोलॉजिकल थोड़ा रेस्ट में जाए, एनालिस्ट के साथ काम करे कि मैं गलती कहां पर कर रहा था। साइकोलॉजिस्ट के पास बैठते हो, थोड़ा सा सेशन लेते हो, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करते हो। जितना प्रेशर इस वक्त बिल्ड हुआ है बाबर आजम के ऊपर, चाहे वो परफॉर्मेंस को लेके हो, चाहे इस वक्त जो उनकी बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज इस वक्त चल रही है, जहां पर इंपॉर्टेंट मैं कहता हूं कि उनकी बैटिंग जो उनकी पोजीशन है उसको लेके बात चल रही है, तो दैट मींस कि उनको कहीं ना कहीं वो प्रेशर बिल्ड हो रहा है और वो प्रेशर कुकर फटता है कहीं ना कहीं। तो आपको उसको रिलैक्स करने के लिए आप एक बैट्समैन को बाहर बिठा के कहते हो कि थोड़ा सा रिलैक्स करो, बाउंड्री लाइनअप पे देखो कि आखिर चल क्या रहा है। मैंने उस दिन भी याद आपको कहा था, हुरैरा आपके पास मौजूद है, आपकी ओपनिंग वो कर सकते हैं, लेकिन चले साइम अच्छा परफॉर्म करे, कामरान गुलाम आपका कंसिस्टेंट परफॉर्मर है डोमेस्टिक के अंदर, वो लड़का मौजूद है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा एड ऑन भी करना चाहूँ बाबर से थोड़ा सा हटके, इब्रार की अगर मैं बात करूं, कल बहुत से लोग तनकीद भी इब्रार पे कर रहे थे कि इब्रार एज सच आपको फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। और भाई 1 साल से एक बंदे ने खेला ही नहीं है पाकिस्तान। बिल्कुल वैसे मैं इसी तरफ आने वाला था कि इब्रार को जिस एक्सपेक्टेशन से लाया गया था, जिस इम्पैक्ट के लिए लाया था, वो नहीं डाल सके। और हम प्रोग्राम में पहले भी ये बात कर चुके हैं कि इब्रार को हम देख रहे हैं हमेशा प्रेशर मैचेस में इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे? देखिए, ज्यादा टर्नर ऑफ द बॉल नहीं है इब्रार। अगर बात करें उनकी ज्यादा कोशिश, आपको पता है जब मैजिकल स्पिनर की बात आती है तो फिंगर स्पिनर है, या उसके बाद अपना उनको डिलीवरीज के अंदर वेरिएशन करनी है, ज्यादा उनकी बॉल टर्न नहीं होती। विकेट टू विकेट आपने कल भी देखा होगा कि उन्होंने बड़ा एक अच्छा अपना नबी तुली गेंद करवाई है। लेकिन मसला ये है कि जब एक बंदे को आपने 1 साल से खिलाना ही नहीं है टेस्ट मैच,
आप उसको उस सिचुएशन के अंदर उतारे हो कि आप आती को कि पाकिस्तानी हमारी आवाम भी जज्बाती है ना, कहती है कि आंधी जी 5 विकेट ला जाओ, नहीं होता भाई ऐसे कभी भी। आप एक उस सिचुएशन से उस लड़के को आपने गुजारा ही नहीं है। आपने डोमेस्टिक के अंदर आपने, अगर मैं पाकिस्तान ए की बात करूं, डोमेस्टिक की बात करूं, उस लड़के की 50 विकेटें आउट है जब सीजन की मैं बात कर रहा हूं, तब आपने उसको खिलाया नहीं, आपने उसको बेंच लाइनअप पे बिठा के रखा है। आपने पाकिस्तान शाहीन्स के अंदर उसको खिलाया, लेकिन पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान में प्रेशर का बहुत डिफरेंस होता है। आप एक मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं आप इंटरनेशनल स्टेज मैच के ऊपर, फिर वहां पर जब बांग्लादेश की टीम वैसे ही आपके ऊपर हावी नजर आपको पहले टेस्ट मैच में, तो वो एक प्रेशर, जब एक लड़का आता है उसके दिमाग पे प्रेशर होता है कि यार मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशन बहुत है, मैं एक ही जेन्युइन स्पिनर जो हम बात कर रहे हैं कि टीम के अंदर मौजूद हूं, तो मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशन बहुत है, मैंने उस पर उतरना है। तो आपको फिर बैकअप करना पड़ता है। आप ये चीज ना करें कि यार वो विकेट नहीं ले रहा। लेकिन आज का क्रूशियल डे इसलिए क्योंकि चौथी और पांचवें दिन पिंडी की विकेट कहीं ना कहीं स्पिन होती है। इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इब्रार का कि वो किस तरीके से इसको लेके चलते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा ना, कप्तानी और आपकी मैनेजमेंट वो किस साइकोलॉजिकल अपना दिमाग से जाती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ ही साइम अयूब भी अभी हम देख रहे हैं क्रीज पर मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं साइम की मौजूदगी पाकिस्तान की इनिंग्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट है? एक अच्छा स्टार्ट अगर वो दे जाते हैं, कि स्ट्रेटजी के साथ आज वो आए कि पाकिस्तान को एक अच्छा और बड़ा स्टार्ट मिले ताकि जो मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं उन पर ज्यादा प्रेशर ना बने। देखें, साइम अयूब का मुझे पता, तनकीद तो मैंने भी बहुत की थी कि साइम अयूब को सच कंसिस्टेंट तो रहे नहीं है लंबे फॉर्मेट्स के अंदर, तो शायद साइम अयूब को चांस नहीं देना चाहिए। लेकिन साइम अयूब ने जिस तरीके से पहली इनिंग्स में भी पिछले मैच में परफॉर्म किया, फिर कल अगर पिछले इनिंग्स की बात करूं तब भी उन्होंने परफॉर्म किया। कल के जो दूसरा टेस्ट मैच था अभी भी वो मौजूद है, तो एग्रेशन तो उनके पास है। और एक अच्छी बात मुझे लगी कि स्लो एंड स्टडी आप देख रहे हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ रहा है। वो जो कहता है ना, बड़ापन आ रहा है कि गलत शॉट, रैश शॉट नहीं खेलनी, टीम विकेट के ऊपर स्टे करना है। तो लेकिन जो ये इनिंग्स है इंपॉर्टेंट होती है। जब आप दूसरी इनिंग्स की बात करें, क्यों ना पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री की बात करूं, तो पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स करती है। उस कोलैप्स को आपने बचाना है। यहाँ पर आपने, मैंने कहा ना, एग्रेशन के साथ खेलना भी है। अगर आप टेस्ट मैच जीतना चाहते हो, दैट मींस कि आपको रिजल्ट अगर चाहिए तो आपको एग्रेसिव रहना पड़ेगा। शान मसूद किस तरीके से इंटेंट के साथ उनसे बात करते हैं, उनको क्या रोल दिया जाता है आज के दिन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन उनका विकेट पे रहना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो जितना जल्दी पेस से स्कोर करेंगे, उतना ज्यादा एडेड प्रेशर बांग्लादेश के बैट्समैन के ऊपर आएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ बांग्लादेश की जो बॉलिंग है वो भी हमने देखा बड़ी ज़बरदस्त रही है, जिस तरह से पाकिस्तानी बल्लेबाज को वो आउट कर रहे हैं। बांग्लादेश की बॉलिंग हिकमत अमली आप किस तरह से देख रहे हैं? असर महमूद आए हैं दूसरी इनिंग्स में, उन्होंने पाकिस्तान की दोनों इब्तदाई विकेटें भी हासिल कर ली हैं, तो इस इनिंग्स में भी आपको लग रहा है कि वो मजीद प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, पिछले टेस्ट जैसी कुछ सूरत हाल डेवलप करने की कोशिश करेंगे वो? देखिए, उनके पेसेस की अगर बात करूं तो यार बहुत डिफरेंट बांग्लादेश की टीम आपको नजर आती है, चाहे बैटिंग की बात करें चाहे बॉलिंग की। और ये वो टीम है जो यंग है। इसमें सिर्फ एक दो ही आपको पता है सीनियर प्लेयर्स हैं, साकिब वगैरह की बात करूं, बाकी सारे यंग लड़के इनके। तास्किन आपको पता है वापस आए हैं, वो एक एक्सपीरियंस कैरी करते हैं बांग्लादेश के लिए। और जो उनको कल एक निप मिल रहा था वो नजर आ रहा था, विकेट टू विकेट उनको निप बड़ा मजे का। जो अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने कल आउट किया, वो बड़ा एक जबरदस्त अपना एक आपको पता है वो बॉल था। उसके बाद आप बात करें नहीद राना की बात करूं, वो एक यंग फास्ट बॉलर है, 149 148 वो टच कर रहे हैं। तो मैंने बांग्लादेश के जितने बांग्लादेश के प्लेयर्स के साथ भी खेला, लिटरली मैंने इतना तेज बॉलर देखा नहीं। मैं बड़ा हैरान था कि इनका तेज बॉलर कहां से आ गया। तो दैट मींस कि वो अपनी पेस बैटरी के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की थोड़ी सी बात करें तो साकिब उल हसन मौजूद हैं, फिर उसके बाद आपको पता है मेहदी मौजूद है। तो एक एक्सपीरियंस भी उनके पास अच्छा इस वक्त है। लेकिन जो एक माइंडसेट उन्होंने यूज किया था, अगर आप पूरा पैराग्राफ, अगर पूरा ग्राफ निकाल के देखें पहले टेस्ट मैच का भी, पहले दिन जब थोड़ा सा ग्रास था विकेट के ऊपर, उनकी 53-54% बॉल शॉर्ट ऑफ द लेंथ थी। दूसरे दिन जैसे ही दूसरे दिन में एंटर हुए तो उनकी ज्यादा बॉल जो सी हैं वो 4 मीटर की तरफ थी, जहां पर थोड़ा सा बैट्समैन थोड़ा सा डाउट में होता है कि यार मैं बैकफुट पे जाऊं या फ्रंट फुट पे जाके खेलूं, जिसको गुड लेंथ स्पॉट के करीब करीब उन्होंने गेंदें करवाई हैं। कल भी आप देखें पाकिस्तान को उन्होंने यही काम किया, उन्होंने कोशिश की कि विकेट टू विकेट हम ज्यादा पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ खेलें। उसके बाद जहां पर जरा शॉर्ट ऑफ द लेंथ भी उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान को टेस्ट करने की, तो एक अच्छा माइंडसेट आपको नजर आया। लेकिन एग्रेशन था। फिर मैंने कहा उनके पेसेस में एग्रेसिवनेस था। आप देखें वो लड़के एग्रेसिव आपको नजर आते हैं, उनका फ्लो देखें, रनअप देखें, यही पाकिस्तान को करना पड़ेगा। आपकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है जिस तरीके से आपने आउट किया, लेकिन आपके फील्डर्स खास करके, जो हमारा एक मसला रहा है कि फील्डिंग में थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारी टीम कोलैप्स होती है। बेशक आगा सलमान ने कल अच्छा कैच पकड़ा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आपका स्लिप कॉर्डन एरिया आखिरी दिन कैसे बिहेव करता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम आज का ये जो टेस्ट मैच है, ये जीती है या हारती है, इन दोनों सिचुएशंस में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, पाकिस्तानी पोजीशन को आप कहां देख रहे हैं? देखिए, अल्लाह ना करे हम हारे हैं, अगर हम हारते अल्लाह ना हैं करे, तो अल्लाह ना करे, और नीचे आप आएंगे अपना परफॉर्मेंस में, क्योंकि
आपने 9 टेस्ट मैचेस खेलने और 9 के 9 टेस्ट मैचेस अगर आप जाते हैं कि आप चैंपियनशिप आप खेलें तो फाइनल जोन से तो आपने जीतने हैं, आपने हारना नहीं है। और इसके बाद आपको पता है कि आपकी सीरीज बड़ी सख्त सीरीज है, पाकिस्तान नहीं है, वो इंग्लैंड के खिलाफ है। इंग्लैंड आपको पता है आसान टीम ने भी, वेस्ट इंडीज को भी आपने देखा है जिस तरीके से उन्होंने शिकस्त दी है। बेशक पाकिस्तान कंडीशंस कुछ हो रहा है लेकिन एक आसान हरीफ नहीं होगा यहाँ पर। पाकिस्तान के लिए यही बहुत अच्छा मौका है। पाकिस्तानी बॉलर्स ने कल बताया भी कि जब हम पेस की बात करते हैं, मुझे पता है कि लोग बहुत से बात कर रहे होंगे कि भाई मार भी तो खाई आखिर में जाके, ठीक है वो जगह अच्छी पार्टनरशिप लगी, लेकिन स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स की बात करो पाकिस्तान बॉलर्स बहुत तगड़े रहे हैं जिस तरीके से पाकिस्तान ने बॉलिंग करवाई है। लेकिन इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान का जो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन का स्पेल है, आगा सलमान की बात कर लो, यहाँ तक आपको पता है साइम अयूब भी स्पिन करवा रहे थे। इब्रार की बात करें, इब्रार एक मेजर फैक्टर जो सा वो रोल प्ले करेंगे जब बांग्लादेश बैटिंग करने आएगी। पेसर्स तो करेंगे लेकिन पाकिस्तान के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। लेकिन आपको जीतना है तब जाके आप थोड़ा सा जंप करोगे, बल्कि आई गेस जंप नहीं करोगे, उसी पोजीशन पे रहोगे। अगर आप हारते हो तो आप नीचे आओगे। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं भी ज़हन में रखना है। ठीक है अवैस, मैं अभी कहीं सोशल मीडिया पर भी कुछ स्टैट्स देख रहा था और सोशल मीडिया पर कभी चीज़ें ठीक भी आती हैं, गलत भी आती हैं। मैंने कहा आप उसको क्लियर कर दें कि अगर पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए जाना है तो शायद वो अगर मगर की सिचुएशन भी कुछ लोगों ने ना सोशल मीडिया पर डाली हुई है कि पाकिस्तान भी सारे टेस्ट मैचेस जीते, इंडिया इतने टेस्ट मैचेस हारे, ऑस्ट्रेलिया इतने टेस्ट मैचेस हारे, फिर पाकिस्तान की जगह बनेगी। तो एक बार फिर से हम उसी सिचुएशन में तो नहीं है? ये तो आपको पता है, हमारा जब तक ये चीज हो ना तो हमारा शायद खाना हजम नहीं होता, और ये होना भी चाहिए क्योंकि आपको पता है हम लोग ऐसे ही करते हैं हमेशा कि बारिश हो जाए, कतरे 2-3 गिर जाए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको वो चीज भूलनी पड़ेगी। देखें आप अगर एक इंटरनेशनल टीम है और खास करके जिस वक्त आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, आईसीसी का बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप, मुझे पता है परफॉर्मेंसेज अपनी जगह रही है तो आपको ये चीजें निकालनी पड़ती हैं जहन से। आप एक ऐसा चैंपियन टीम खेलते हो, पाकिस्तान आपको याद हो पहले नंबर पर भी रह चुका है टेस्ट के अंदर। अगर हम बात करें वनडे में भी पहले नंबर पर रह चुका है, T20 में तो आपको पता है पाकिस्तान ने हमेशा ही राज किया। बेशक हमारी परफॉर्मेंस इस दफा T20 वर्ल्ड कप में अच्छी ना हो, लेकिन पाकिस्तान वो एक स्ट्रॉन्ग साइड जरूर है। तो ये ज़हन में जरूर होगा पाकिस्तान के कि हमने 9 के 9 टेस्ट मैचेस जीतने हैं। अगला टेस्ट सीरीज बहुत टफ है पाकिस्तान के लिए। क्या कॉम्बिनेशन, मैंने कहा ना पाकिस्तान अगले के लिए चेंज करता है वो तो देखने वाली बात है, लेकिन इस टेस्ट मैच की बात करें आपको एग्रेसिव रहना पड़ेगा। अगर आप रिजल्ट चाहते हैं 2 दिन के अंदर तो आपको ऑस्ट्रेलिया माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा। आपने ऑसी कोच भी रख लिया, ऑस्ट्रेलियन आपने क्यूरेटर भी लिए हैं, तो आपको फिर जो सोच है अपनी ऑस्ट्रेलियन निकालनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है टीम वो है जो बेशक 170 भी करे तो आपको पता होता है कि आसानी से नहीं निकालेगी, टफ टाइम देते हैं, फाइट जरूर करेगी एंड तक। तो ये चीज आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी। आप, ये इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच है ये 2 दिन का। ऐसे लिटरली मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये T20 वनडे फॉर्मेट की तरफ जाएगा क्योंकि जितना ये इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। क्लाउडी वेदर भी है, बारिश भी आज से स्टार्ट है इस्लामाबाद में, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच होने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान के 5 साला मार्शल आर्टिस्ट सुफियान महसूद ने भारत का 5 साला पुराना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इस कम उम्र मार्शल आर्टिस्ट ने भारत का मुश्किल तरीन रिकॉर्ड तोड़कर एक नया एजाज़ अपने नाम किया है, जिसके बाद सुफियान पाकिस्तान से सबसे कम उम्र वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गए हैं। सुफियान महसूद ने भारत के MV अर्जुन परयान का फास्टेस्ट टू क्लाइंब अराउंड अ मैन 9.78 सेकंड्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इसे 7.87 सेकंड्स में मुकम्मल किया है। इस रिकॉर्ड को तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था, बल्कि एक इंतहाई चैलेंजिंग टास्क भी था। इस रिकॉर्ड को कोआला चैलेंज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कोविड के दौरान खासा मशहूर हुआ था। इस हवाले से वाज़ेह रहे कि सुफियान महसूद मारूफ मार्शल आर्टिस्ट इरफान महसूद के बेटे हैं, जो पहले ही पाकिस्तान के लिए 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का एजाज़ भी रखते हैं। आज दोनों बाप बेटा हमारे शो का हिस्सा हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। सबसे पहले तो सुफियान, आपको बहुत मुबारकबाद हो, इतनी कम उम्र में आपने इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़कर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है, तो कभी आपने सोचा था कि ये इस कदर मुश्किल चैलेंज है, इसी एज में आप इसको पूरा कर पाएंगे? हाँ। ठीक है, और इस रिकॉर्ड के लिए आपने मेहनत कितनी की थी? कितनी ज्यादा प्रैक्टिस, कितनी ज्यादा ट्रेनिंग आपको करना पड़ी, क्योंकि अभी आप बड़े छोटे हैं? 1 महीने मैंने। ठीक है, और जो आपके वालिद हैं इरफान साहब, उन्होंने किस तरह से आपको सारा गाइड किया, किस तरह से आपकी प्रैक्टिस करवाते रहे? सबसे पहला तो बहुत शुक्रिया। ये यकीनन बहुत डिफिकल्ट टास्क, ये चैलेंज 2000 ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2019 में बना था और उसके बाद ये अनबीटेबल था, क्योंकि
उसकी जो टाइम फ्रेम थी वो काफी कम टाइम में आपने ब्रेक करना था। तो ये हमने पहले भी सोचा हुआ था कि इसको हमने ब्रेक करना है, लेकिन कोई क्लब में इस तरह, क्योंकि हम मेरी एकेडमी है, क्लब में ऐसे कोई लड़का नहीं था कि वो इतनी स्पीड के साथ ये रिकॉर्ड कर सके। तो सुफियान से मैंने प्रैक्टिस कराई बीच में, फिर हमने वो प्रैक्टिस छोड़ दी क्योंकि वो हम 12 सेकंड में या 11 सेकंड में पहुंच जाते, फिर हौसला थोड़ा हार गए थे कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन बाद में सुफियान ने कहा कि नहीं, ये रिकॉर्ड हमने बीट करना है, तोड़ना है, तो इसने फिर प्रैक्टिस ज्यादा की और अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्ड फिर हमने ब्रेक किया। ठीक है, तो इरफान साहब आपने तो खुद भी कई आलमी रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, बेटे की इतनी बड़ी कामयाबी पर आपके अपने क्या इमोशंस हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारे एकेडमी के 18 स्टूडेंट है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। मैंने 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाए थे 2016 और 2023 के बीच में। फिर बीच में हमारे जो कुछ स्टूडेंट थे पाकिस्तान के कम उम्र एथलीट थे जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, काफी खुशी थी। जब सुफियान ने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया तो ये मुझे और भी ज्यादा खुशी महसूस हुई कि हमने 2015-16 से एक स्ट्रगल स्टार्ट की हुई है। ये अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिल रहा है हमें। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से अभी मैं भी देख रहा हूं कि जो सुफियान हैं बहुत छोटे हैं, इनकी किस तरह से आपने तरबियत की, कैसे रहनुमाई की? बिल्कुल आसान नहीं है इतने छोटे से बच्चे को लेकर चलना, उसके साथ प्रैक्टिस करना, उसको तमाम एक्सरसाइजेस करवाना। हमारी एकेडमी है डायरेक्टर खान में, वहाँ पे मैं सेकंड टाइम ट्रेनिंग वगैरह देता रहता हूँ, तो सुफियान को भी अपने साथ ले जाता हूँ। इसकी खुद इंटरेस्ट है इन चीजों में, तो वहाँ पे वही एक्टिविटीज वगैरह देखता रहता है। इसको फिर जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है या हमारी जो ट्रेनिंग वगैरह है उनकी वीडियोस वगैरह मैं दिखाता रहता हूँ कि ये आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो हम ट्राई कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसको मुख्तलिफ तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि इसकी उम्र कम है, उस लेवल पे हार्ड ट्रेनिंग भी हम नहीं दे सकते जैसे बड़े लड़के होते हैं। तो इसको हमने सही तरीके से गाइड करना होता है, सही तरीके से ट्रेनिंग देनी होती है प्रॉपर तरीके से, फिर वो रिकॉर्ड हो या कोई और ट्रेनिंग वगैरह वो फिर हम देते हैं। अच्छा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखिए अपना नाम लेकर आना ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको किस तरह से महसूस हुआ कि सुफियान इतना बड़ा कारनामा सरअंजाम दे सकता है? बिल्कुल, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्योंकि ये ओपन एक चैलेंज होता है, हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है, हर कोई ये रिकॉर्ड ब्रेक भी कर सकता है। वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन होती हैं, तो इस किस्म के जो रिकॉर्ड वगैरह होते हैं इसके लिए फिर उस लेवल पे आपने हार्ड ट्रेनिंग करनी होती है। कुछ रिकॉर्ड इस तरह होते हैं कि वो स्टेमिना बेस पे होते हैं, कुछ स्ट्रेंथ बेस पे होते हैं, कुछ स्पीड बेस पे होते हैं। तो ये रिकॉर्ड इसके लिए हमने बैलेंस भी कंट्रोल करना था, इसके लिए स्पीड भी थी, स्टेमिना भी था, तो काफी चीजें हमने देखनी होती हैं कि इसके लिए हमने कौन सी ट्रेनिंग ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो उसी तरीके से फिर गाइड वगैरह ये चीजें प्रॉपर तरीके से हम करते हैं। ठीक है। अच्छा इरफान, हमने हमेशा से देखा है हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, जब भी हिंदुस्तान के साथ टाकरा होता है या हिंदुस्तानी का किसी का रिकॉर्ड तोड़ते हैं तो एक डबल खुशी होती है। तो अभी हम तो देख रहे हैं कि सुफियान ने जो अपनी शुरुआत का आगाज़ ही किया है, वही हिंदुस्तानी जो उनके हरीफ थे, जो कि पहले रिकॉर्ड बना चुके थे, मद्दे मुकाबिल तो नहीं थे आपस में, लेकिन रिकॉर्ड उनका तोड़ा है उन्होंने। क्योंकि अब तक मैं खुद 17-18 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के मैं तोड़ चुका हूँ। हमारी कंपटीशन थोड़ी ज्यादा फिर होती है, हम एक रिकॉर्ड उनका तोड़ते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि हमारे रिकॉर्ड तोड़ दें। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में काफी हमारे कंपटीशन चलती रहती है। सुफियान ने पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया का तोड़ा है, तो यकीनन ये काफी खुशी है हमारे लिए कि वहाँ से अगर टैलेंट है तो यहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में एथलीट्स हैं कि वो उनकी का मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है। तो इरफान, आप किस तरह से देख रहे हैं आजकल का जो दौर है? हम देखते हैं बच्चे सोशल मीडिया पर मसरूफ हैं, वो टैबलेट्स में घिरे हुए हैं या फ़ोन ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। आपके ख्याल में इस तरह की जो कामयाबियां हैं, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो बच्चों की ज़िंदगी और ख़ास तौर पर जो उनकी शख्सियत है उस पर क्या असरात मुरतब करती हैं? जी बिल्कुल, आजकल जो सोशल मीडिया का टाइम है, इसमें मेन चीज जो हमारे वालिदैन होते हैं, जैसे हम खुद हैं, वो बच्चों को टाइम नहीं देते तो फिर मोबाइल पकड़ा देते हैं या कोई और चीज उसी में फिर वो भी मशगूल रहते हैं। तो दूसरे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है वो काफी कम हो गई हैं, बच्चे खुद भी इंटरेस्ट नहीं लेते और वालिदैन भी वो कोशिश नहीं करते कि उनको किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। जब बच्चे थोड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं
तो डायरेक्ट फिर ये सोशल मीडिया पे या जो हमारे गेम्स वगैरह होते हैं उस पे फिर उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो कोशिश करें कि हर चीज बैलेंस रखे, और जब बैलेंस होगी तो फिर आपका बच्चा ज्यादा मुतासर नहीं होता। ठीक है, सुफियान से एक बार फिर से बात कर लेते हैं। सुफियान, पहले तो आप मुझे बताएं कि आप घर में भी इतना ही कम बोलते हैं जितना आप हमारे साथ कम बात कर रहे हैं? अच्छा, मुझे बताएं आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, क्या बनना चाहते हैं? साइंटिस्ट। जी, साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। अच्छा, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं मजीद जो आप तोड़ने का इरादा रखते हैं, जो आप अपने फादर के साथ मिलकर फिर जिसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं? कौन से रिकॉर्ड ब्रेक करने? चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताइएगा इरफान, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि मार्शल आर्ट्स या अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की हम बात करें, इस हवाले से आगाही बढ़ाने के लिए आपके पास कोई प्लान है? जैसे दिहान में हम हैं, यहाँ पे ये काफी बैकवर्ड एरिया है, सहूलियात नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है उस लेवल पे। यहाँ पे लोगों की जो जहनीत है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में काफी उनका रुझान काफी कम है। यहाँ पे काफी हमने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को काफी प्रमोशन मिली अब। स्पेशली यहाँ पे जो हमारे यूथ है काफी अब इन चीजों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए। स्पेशली जब आपको कोई अप्रिसिएशन वगैरह मिलती है तो उससे फिर ये चीज और भी प्रमोट होती है। जैसे परसों हमारे जो पीएम थे शहबाज शरीफ साहब, उनसे सुफियान की मीटिंग हुई है, वहाँ पे गए हैं, तो इससे काफी हम मोटिवेट हुए, हमारी इंकरेजमेंट हुई। इंशाल्लाह ये चीज और भी सही तरीके से प्रमोट होगी। ठीक है। अच्छा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जब नाम आ जाता है उसके बाद क्या इसका तरीकेकार होता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या कोई इनामी रकम भी कभी मिलती है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो काफी टेक्निकल और काफी टफ इसका जो प्रोसीजर है काफी मुश्किल है। ये 2012 में एक दफा जो पंजाबपुर गेम्स है, पंजाब गेम्स में पंजाबपुर दौड़ के तरफ से इन्होंने एक टीम बुलाई हुई थी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की। उनको आपने काफी पैसे पे करने होते तब उनकी टीम आती है। इनका प्रोसीजर काफी डिफिकल्ट होता है। वहाँ से कोई इनामी रकम आपको नहीं मिलती, आपको कोई प्राइवेट इदारे या गवर्नमेंट सपोर्ट करेंगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, वही चीज पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वरना अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है तो काफी आपको। ठीक है सुफियान, जिस तरह से आपने भी बहुत से रिकॉर्ड्स, इरफान आपने भी बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए हैं, तो कितने की हुकूमती सरपरस्ती आपको मिली? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बदकिस्मती ये कि 100 गिनीज, अब मेरे 112 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुके हैं। बदकिस्मती ये है कि उस लेवल पे सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम मजीद अपने इलाके, अपने मुल्क को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। बदकिस्मती ये है कि सपोर्ट नहीं मिल रही। अगर सपोर्ट मिल जाए तो और भी मजीद बेहतर तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुफियान महसूद और इरफान महसूद मार्शल आर्टिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। मानसून बारिशों का एक और सिस्टम मुल्क में बरसने को तैयार है। कौमी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 2 से 5 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई करते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया है और साथ ही साथ अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों का भी इम्कान है, जिसमें पोठोहार, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और गुजरांवाला में भी बारिशों की पेशगोई की गई है। दूसरी तरफ मालाकंड, पेशावर और हजारा डिवीजन में भी बारिशें मुतवक्के हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के कलात डिवीजन, कोयटा, पशीन और कोहे सुलेमान में भी बादल जमकर बरसेंगे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी 3 से 4 सितंबर तक मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है और शदीद बारिशों के नतीजे में शहरों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा भी है और नशेबी इलाकों में ज़ेरे आब आने का खतरा भी बढ़ चुका है। एनडीएमए ने तमाम महकमों को अलर्ट रहने और हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी है और बलूचिस्तान में हालिया मानसून बारिशों ने हमने देखा कि किस तरह से वसी पैमाने पर तबाही भी मचाई है। चमन दर्रा के करीब रेलवे टनल मट्टी और पानी से भर गई है, जिसके बाइस कोयटा से चमन मुसाफिर ट्रेन भी मुअत्तल हो चुकी है। 20 जून से लेकर अब तक सूबे में 31 अफराद जाम बहक हो चुके हैं, जिनमें अनफॉर्चुनेटली 18 बच्चे भी शामिल हैं। दादू में सैलाबी रैले ने 7 बच्चों को अपने साथ बहा कर ले गया, जिनमें से 2 जाम बहक हुए हैं और 5 को बचा लिया गया है।
फैसलाबाद की नहर राख ब्रांच में भी 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया है, जिसके नतीजे में फसलें भी ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान का जो हब डैम है वो उसमें भी पानी का ज़ख़ीरा मुकम्मल तौर पर भर चुका है, जो कि 6,46,000 एकड़ फीट तक पहुँच चुका है। रावल डैम की पानी की सतह भी 1,752 फीट तक पहुँच चुकी है, जिसके बाइस स्पिलवेज भी खोल दिए गए हैं। दूसरी तरफ मंगला डैम में पानी की सतह 1,222 फीट तक पहुंच चुकी है, जबकि पानी ज़ख़ीरा करने की जो गुंजाइश है वो अब सिर्फ 20 फीट बाकी रह गई है। पानी की सतह में इस वक्त ये बताया जा रहा है कि मज़ीद इजाफे का भी इम्कान है, और जो हुक्काम हैं उन्होंने हमेशा की तरह आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की है। इस हवाले से जो मज़ीद मालूमात हैं वो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो तमाम डिटेल्स हैं, क्योंकि जो मानसून का ये स्पेल है, पहले भी काफ़ी स्पेल हैं जो बहुत हैवी गुजरे हैं, जिनकी वजह से हमने देखा कि सुबह सिंध में, सुबह बलूचिस्तान में जिस तरह से अर्बन फ्लडिंग हुई है, और वहाँ पर बहुत से ऐसे इलाके हैं जो सैलाब की नज़र भी हुए हैं। इसी हवाले से चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्पेल है ये कब तक जारी रहेगा और इसका जो दौरानिया है या इसकी जो शिद्दत है वो कैसी होगी। तो इस हवाले से हम मज़ीद भी अपडेट्स लेंगे मौसम के हवाले से, क्योंकि मानसून के जो स्पेल हैं उनका सिलसिला अभी भी जारी है, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो तमाम महकमे हैं उनको भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए जो तमाम अमला है वो बर वक्त ड्यूटी पर मौजूद हो, ताकि इस हवाले से जो तमाम इक़दामात हैं वो बर वक्त भी लिए जा सकें। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, एक और वाक़या है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, और इसमें आपको बताते चलें दिल दहला देने वाला वाक़या है। मैक्सिको सिटी का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां इस वक्त देखने में आया है थीम पार्क का ये झूला है। झूले की 200 फीट की बुलंदी पर फंसने का ये वाक़या लोगों के साथ पेश आया, और ये शदीद खौफनाक किस्म के मनाजिर हैं जो आप इस वक्त नियो की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और ये एक मशहूर थीम पार्क है जहां 21 अगस्त को दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है, जब एक झूला 200 फीट की बुलंदी पर हवा और बारिश और आंधी की लपेट में आ गया। झूला अचानक रुका है, जिसके नतीजे में उसमें सवार अफराद हवा में लटक गए हैं। ये मनाजिर भी रिकॉर्ड किए गए हैं कि ऐसे शख्स की तरफ से ही जो खुद इस झूले में मौजूद था। आंधी और धुंध के साथ बारिश ने मौसम को किस हद तक बेरहम बना दिया था। इस शख्स का कहना था कि हम झूले पर मौजूद थे कि बारिश शुरू हो गई और हम फंस गए, और वो उसका ये भी बताना है कि उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वीडियो बनाते हुए वो खौफ से कांप रहा था। तस्वीर और वीडियोज़ में वाज़े तौर पर यह देखा जा सकता है कि झूला ज़मीन से 200 फीट ऊपर जंजीरों से बंधा हुआ है, और इसमें जो तमाम अफराद सवार हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। लोग खौफ से कांप रहे हैं, और ये भी मालूम नहीं हो सका कि झूले में सवार अफराद कितनी देर तक आसमान की बुलंदियों में ही फंसे रहे हैं। लेकिन मकामी मीडिया बता रहा है कि झूला आहिस्ता आहिस्ता नीचे फिर उतरना शुरू हो गया था, और खुशकिस्मती से जो तमाम 32 कुर्सियों पर सवार अफराद हैं वो बाहिफाजत उन्हें उतार लिया गया था, उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया था। कोई भी यहाँ पर जानी नुकसान नहीं हुआ। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं ये कोई पहला मौका नहीं है, पहले भी हमने देखा कि बहुत से वाक़यात पेश आते रहे हैं। पाकिस्तान में भी बहुत से वाक़यात पेश आए हैं और ऐसी सूरत हाल का सामना हुआ है। गुज़श्ता हफ्ते भी ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट पर वाक़े हमने देखा कि 360 डिग्री घूमने वाला जो एक झूला था वहाँ पर भी ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, और जो रोलर कोस्टर था वो फंस गया था, और वहाँ पर भी जो लोग थे वो शदीद खौफ और रास का शिकार हो गए थे। और बहुत से लोग हैं जिन्हें हाइट फोबिया भी होता है, जिन्हें झूलों से भी फोबिया होता है, लेकिन फिर भी किसी न किसी एडवेंचर के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए लोग इन झूलों पर बैठ तो जाते हैं। बट ये यकीनी तौर पर जिस तरह के अब झूले डिज़ाइन किए जा रहे हैं ख़ास तौर पर बाहर के ममालिक में, वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म के होते हैं, और इस तरह का अगर कोई वाक़या रूनुमा हो जाए तो फिर वो सारी ज़िंदगी के लिए आपके लिए एक नाइटमेयर बन के रह जाता है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब कुछ बात करेंगे इकॉनमी के हवाले से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हालिया बयान पर, जिसमें उन्होंने अफरात ज़र की शरह और महंगाई के आशारियों में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि जुलाई 2024 में अफरात ज़र की शरह 11% तक कम हो गई है, और ये शरह मज़ीद कमी की पेशगोई भी खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इदारा शुमारियात के आदाद शुमार और महंगाई के आशारियों में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया है, और खुशी का इजहार भी किया है कि मुआशी माहिरीन सितंबर में अफरात ज़र की शरह में मज़ीद कमी की तवक्को भी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा है कि आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने हाल ही में पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड भी किया है, जो कि आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत मुआशी आशारियों का एतराफ़ है। हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी और मुआशी इस्लाहात के असरात भी जल्द मुतवक्के हैं।
वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में महंगाई 9.5 से 10.5% के दरमियान थी, जबकि कहा यह जा रहा है कि सितंबर में मजीद कमी होकर यह 9 से 10% तक आ जाएगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बरामदात, दरामदात और तहसीलात ज़र में इजाफे का भी रुझान है और रुपए की कदर में भी इस्तेहकाम आया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस सब के बावजूद राइट साइजिंग कमेटी के अहम रुकन डॉक्टर कैसर बंगाली ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जिसमें उन्होंने हुकूमत के अखराजात कम करने की संजीदगी पर सवाल उठाया है। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने बड़े अफसरान की नौकरियां बचाने के बजाय छोटे मुलाजमीन की तादाद कम करने पर तवज्जो दी है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम इस पर तफसील से भी बात करेंगे और ये जो मुआशी अशारिये हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, हमें ये भी देखना है कि इसका जो इम्पैक्ट है, इसका रिलीफ है, ये आवाम तक किस तरह से पहुँच रहा है, आवाम के लिए मईशत पर ये तमाम तर जो बातें हैं ये किस तरह से असरअंदाज होंगी। माहिर मईशत एहसन मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। वज़ीर आज़म ने महंगाई की शरह में हालिया कमी पर इत्मीनान का इजहार किया है। आप इस तब्दीली के मुआशी असरात को किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, बात यह है, प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है अफरात ज़र में कमी की, इसमें कोई शक नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता जो इन्फ्लेशन है वो कम हो रही है, बट ख़त्म नहीं हुई है। और जो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि आम पब्लिक तक इसके समरात नहीं जा पा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा इस गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस कह लें या कोताही कह लें कि आम पब्लिक अभी भी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो बिजली के बिलों को लेकर परेशान है। उसका भी जो मैकेनिज्म पंजाब गवर्नमेंट ने दिया है उसके ऊपर भी कई सवालात उठ रहे हैं कि 2 माह के बाद क्या होगा, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट उसको और तरह से पोर्ट्रे कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट और तरह से पोर्ट्रे कर रही है। अभी मूडीज की जो क्रेडिट रेटिंग आई है ये खुश आइंद है, बट अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला हमारा IMF का है। जो एग्रीमेंट उन्होंने अपने बोर्ड की मीटिंग में पाकिस्तान का नाम नहीं डाला है, उम्मीद की जा रही है कि वो शायद सितंबर के मिड या एंड में इसको डाल लें, बट उससे पहले उनकी जो रिजर्वेशंस थी, जो आपने एक अमाउंट जनरेट करनी थी, उसमें भी एक आपके खबर देता चलूं कि SIFC के इकदामात में से बड़े अरसे से क्रिटिसाइज किया जा रहा था, तो फाइनली सऊदी अरब ने रेकोडेक पे आपका एक शेयर परचेज किया है जिसका 35% इन्होंने पे करना है, जिसमें 25% दे आर पेइंग इन शेप ऑफ कैश और 10% टाइम के साथ वो पे करेंगे। और उसके साथ जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी सऊदी अरब डेवलप करेगा, और ये मैं समझता हूँ SIFC के क्रेडिट में एक अच्छी चीज़ जा रही है। बट अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारी बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो ये देख रही है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम हो रही है, इसके साथ बैंक्स के इंटरेस्ट रेट कम हो, ताकि लोगों का पैसा बैंकों से बाहर आए और एक मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो पाए। ठीक है, तो एहसन साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, जैसे आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसकी जो अपग्रेडेशन है उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम की अलामत हम इसको समझ सकते हैं? अनवार, डेफिनेटली ऑब्वियस, आप पहले CAA3 पे थे, अब CAA2 पे आए हैं, एक स्टेप ऊपर हुए हैं। बट बात यह है जिस तरीके से आपकी गवर्नमेंट अभी फाइनेंसेस को लेकर चल रही है और जिस तरीके से आपने डॉलर को कंट्रोल किया हुआ है, आपकी वो चीज़ें तो बेहतर हो रही हैं, बट जब तक आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, जब तक आपके पाकिस्तान में एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा, तब तक बेहतरी मुश्किल लगती है। उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इमीडिएटली जो इतनी भी, मतलब आप अभी रिसेंटली देखें, 2 दिन पहले 3 दिन पहले ताजर जितने भी हैं उन्होंने पूरे पाकिस्तान में हड़ताल की हुई थी, तो वो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? डिफरेंट कंपनीज में नाम नहीं लेना चाहता जो पाकिस्तान में अपने बिजनेसेस शट डाउन कर रही हैं। तो बाहर से अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है तो वो पहले ये तो कहेगा कि यार आपके अपनी मुल्क की कंपनियां बंद हो रही हैं, आप हमें कह रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट लेकर आए। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर को, उनकी मुआशी टीम को सीरियसली बैठ के ऐसे मैकेनिज्म पे जाना है जिससे मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आए,
आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़े और आपका जो बिजनेसमैन है यहाँ पे वो कंट्रीब्यूट भी करे। ठीक है, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट? फिर आपको लगता है कि वो इस वक्त है ताजरों के लिए जो कारोबार कर रहे हैं अफराद? अगर हम इंपोर्ट्स की तरफ आते हैं, जिससे कहा जाता है कि पाकिस्तान की मईशत को बड़ा नुकसान होता है, उस इंपोर्ट पर भी बहुत सारे बैन, बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए गए हैं, तो जो इंपोर्टर्स थे उनके कारोबार खराब हुए हैं। जहां हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की कि हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो सेक्टर है, तमाम इंडस्ट्री जहां मौजूद है जो कि एक्सपोर्ट करने का हिम्मत रखती हैं या एक्सपोर्ट करती आई हैं चीज़ें, वहां पर एनर्जी सेक्टर में काम नहीं हो रहा। अगर हम 60 से 70 रुपए या 80 रुपए का यूनिट उन्हें देंगे तो वो किस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में उन तमाम ममालिक से कंपेयर करेंगे, उन तमाम ममालिक से कंपीट करेंगे जहां पर बिजली का फी यूनिट 10 रुपए या 12 रुपए है? जी बिल्कुल अनवार, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है, ये हमारा IPPs का इशू, बिजली का इशू। बट मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट ने इसको सीरियस बिजनेस के तौर पे लिया हुआ है और इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है कि एटलीस्ट जो 500 यूनिट तक के लोग हैं उनको भी रिलीफ मिले और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए ताकि वो कम्पिटिटिव रेट्स पे आएँ। बट इससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि अभी हालिया जो बजट पेश हुआ था वो उस बजट के अंदर भी बहुत फ्लॉज हैं और अभी जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने चेयरमैन FBR अपॉइंट किए हैं राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब, वो काफ़ी ब्लू आइड कंसिडर होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी बड़ी अच्छी बॉडी केमिस्ट्री मैच होती है। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आने लगा था। आपको लगता है नए चेयरमैन FBR जो हैं, जितने चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सकेंगे वो? अनवार, इशू ये है कि अगर थोड़ी सी भी सेंस प्रवेल करेगी तो राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब को इमीडिएटली चाहिए कि जो भी टैक्स पॉलिसीज हैं इनको इमीडिएटली रिविजिट करें और अगर वो ये मलबा पिछले चेयरमैन पे डालते जाएंगे तो अल्टीमेटली उनको भी एम्बैरेसमेंट फील करनी पड़ेगी, वो भी इस वजह से कि आपके टारगेट अचीव नहीं होंगे। क्योंकि जो पुराने चेयरमैन थे उन्होंने अपनी नौकरी ठीक करने के लिए ऐसे टारगेट्स, ऐसे फिगर्स प्रेजेंट किए बजट में जो कि अचीवेबल ही नहीं है। हमें चाहिए कि ऐसी सॉफ्ट एंड टैक्स पॉलिसी लेकर आए, ऐसा ट्रस्ट वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि जिससे लोगों में परेशानी कम हो और लोग बिजनेस की तरफ माइल हों। अभी तो जितना मैक्सिमम कैपिटल है वो आपका बाहर फ्लाई हो रहा है, बाहर दुनिया आपको बहुत अच्छी अच्छी टर्म्स ऑफर कर रही है। आप अपने मुल्क में हाल ये देखिए अनवार, जो मतलब सर पीटने को दिल करता है कि आपने आप लोग भी जितने भी मीडिया एंकर्स हैं वो नॉन फाइलर को सब बुरा भला कहते थे। इन्होंने एक लेट फाइलर की शिक इस्तेलाह निकाली जिसमें आप जबरदस्ती रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लोगों से पैसे छीन रहे हैं। मतलब आपने बजट आप पास किया है, उसका इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव डाल रहे हैं और साथ आपने सिर्फ इस लेट फाइलर का जो इतलाक है वो सिर्फ एक रियल एस्टेट सेक्टर को टारगेट करके किया है। ओवरसीज पाकिस्तानीज को आपने जो नॉन रेजिडेंट थे उनको भी फाइलर की कैटेगरी से निकाल के आपने लेट फाइलर की कैटेगरी में डाल दिया है। तो ये ऐसे इक़दाम हैं जिनको चेयरमैन FBR को इमीडिएटली एड्रेस करना चाहिए ताकि एक बेहतर माहौल की दूसरी तरफ आप किस तरह से देख रहे हैं हुकूमत की जो अपने अखराजात कम करने की संजीदगी है वो हमें नहीं दिखाई दे रही है। राइट साइजिंग पॉलिसी की बात की गई, दीगर मुआशी इस्लाहात की बात की गई, उसके बारे में डॉक्टर कैसर बंगाली ने काफ़ी तनकीद की है। आपका इस पर क्या तबसरा है कि हुकूमत की जानिब से हम देख रहे हैं बड़े अफसरान की बजाय जो छोटे मुलाजमीन हैं उन पर तवज्जो दी जा रही है कि उनकी तादाद कम करके खर्चों को कम किया जाए? बात यह है हमारा जो एक्सेस बैगेज है उसको हमें ऑफलोड करने की ज़रूरत है, बट उसका एक मैकेनिज़्म होना चाहिए। आपको एक थॉट आती है रात को और सुबह आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके साथ लोगों को गुस्सा तब चढ़ता है जब पता चलता है पूरे मुल्क में तमाम DCOs को नई नई फॉर्च्यूनर्स गाड़ियाँ मिल रही हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस की तज़ीनो आराइश पे इतना फंड खर्च हो रहा है, सेनेट की लोगों की जो सैलरीज हैं वो बढ़ रही हैं, उनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ रही हैं। तो कैसर बंगाली साहब ने का जो रिजर्वेशन है वो बिल्कुल ठीक है कि बात ये जो आपने
एक्सपेंसेस कट डाउन करने हैं, आप ऊपर से स्टार्ट करें ना। आप तो नीचे से गरीब आवाम को डाउनसाइज करके आप उसको कम करना चाहते हैं। मतलब आप बजाय इसके कि 10 मजदूरों को फारग करें, आप ऊपर एक किसी बड़े को फारग करें, वो उसके इक्वल हो जाएगा और उसका एक तरह नेगेटिव इंपैक्ट भी नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कभी भी कोई आलमी रेटिंग एजेंसी, जैसे अभी मूडीज की जानिब से हमने देखा पाकिस्तान की जो क्रेडिट रैंकिंग है उसको एक अपग्रेडेशन मिली है, तो जब भी किसी भी गवर्नमेंट को इस तरह की कोई न्यूज़ मिलती है तो उसको तो वो ऑन कर लेते हैं, लेकिन अगर यही इस तरह की आलमी एजेंसियाँ कोई ऐसी बात पाकिस्तान के बारे में कह दें कि पाकिस्तान की मईशत कोलैप्स हो रही है या इस हुकूमत से मामलात नहीं संभल रहे हैं, तब ये उसको ऑन नहीं करते हैं। ये तो फिर आपको पता है हमारा सोशल फैब्रिक ही ऐसा है कि जो अच्छा है वो हम ओन करेंगे, जो बुरा है उसको डिसओन करेंगे। ये तो हमारी सोसाइटी का कल्चर भी है और फैब्रिक भी कुछ ऐसा हो गया है। बट बात ये है, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि चीज़ों को एड्रेस करें। और इस वक्त हम जिस डगर पर चल रहे हैं, मुझे ये डर है कि ये ना हो कि ये चेयरमैन एफबीआर भी 3 महीने के बाद पता चले इनकी जगह कोई नए चेयरमैन एफबीआर आ रहे हैं। हमें अपनी पॉलिसीज को जो आपने बजट में दी हैं उनको इमीडिएटली रिविजिट करने की ज़रूरत है। आप टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं, लोग टैक्स देने को तैयार हैं, बट जिन टर्म्स पे आप करना चाहते हैं उस पे लोग नहीं पे करेंगे। उसके बदले लोग ऑल्टरनेट रूट निकाल के, या कैपिटल फ्लाई हो रहा है या आपकी पब्लिक बाहर जा रही है। आपकी शायद नॉलेज में हो, पिछले 1 साल में यूएई गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी बिजनेसमैन कम्युनिटी को 40,000 बिजनेस लाइसेंसेस इशू किए हैं। तो मतलब ये सब लोग पैसा लेकर ही जा रहे हैं ना, अपने मुल्क में क्यों नहीं काम कर रहे? क्योंकि आप ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं दे रहे। तो ये चीजें जब दुनिया की क्रेडिट रेटिंग कंपनीज को पता चलती हैं तो वो इसी के ऊपर खबर देती हैं। ठीक है। तो दूसरी तरफ वज़ारे खजाना की रिपोर्ट में भी हम देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं बरामदात, दरामदात और तरसीलात ज़र में जो इजाफा है उसकी भी तवक्को जाहिर की गई है। अगर तवक्को को ही देख के चलें तो आपके ख्याल में इससे मईशत पर कुछ अच्छा खासा असर पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है, लेकिन अनवार में फिर बार बार बात एक रिपीट कर रहा हूं कि ये जो मुआशी टीम है इसमें और बिजनेस कम्युनिटी में बहुत गैप और डिस्टेंस है। ये बात करके मसाइल को हल नहीं करना चाहते, ये डंडे के जोर पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जिससे बेहतरी नहीं आएगी। जब तक मुआशी टीम, चाहे वो औरंगजेब साहब हैं, चाहे वो अली परवेज मलिक साहब हैं, चाहे वो चेयरमैन एफबीआर हैं, जब तक ये बिजनेस कम्युनिटी के साथ नहीं बैठेंगे, उनके आइडियाज को लेकर नहीं चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये सक्सेस स्टोरी बन पाएगी। ठीक है। और जिस तरह के अशारिये पेश किए जा रहे हैं, आप उनको देख के क्या समझ रहे हैं कि जब हम ये बात करते हैं कि इन्फ्लेशन, महंगाई हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है, तो ग्रास रूट लेवल तक उसका फ़ायदा कब तक पहुंचेगा? क्योंकि जो आम आदमी है उसको तो कुछ भी सस्ता नहीं मिल रहा। हम ग्रॉसरी की भी अगर प्राइसेस देख रहे हैं तो वो भी डे बाय डे बढ़ती चली जा रही हैं। हम बिजली के बिल जब देखते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कहीं पर सस्ता तो कुछ हो नहीं रहा, तो ये महंगाई कम कहाँ पर हो रही है, आवाम तक क्यों नहीं पहुँच रही? ये मैंने आपके बिल्कुल प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि ये फिगर्स में तो बिल्कुल ये कम हो रही है, बट पब्लिक को इसके समरात नहीं मिल रहे। बात ये है, अभी आपको जितनी भी ये गवर्नमेंट पॉजिटिविटी दिखा रही है वो जस्ट बिकॉज ऑफ IMF प्रोग्राम की वजह से दिखा रही है कि IMF प्रोग्राम करीब है, एग्रीमेंट साइन होने वाला है, होपफुली मिड सितंबर, एंड सितंबर में वो प्रोग्राम, हम उस प्रोग्राम में एंटर हो जाएंगे, एग्रीमेंट साइन हो जाएगा और अमाउंट डिसबर्स हो जाएगी। उसकी वजह से एक पॉजिटिविटी है मार्केट में, उसी की वजह से स्टॉक मार्केट एक अच्छा बिहेव कर रही है। बट जब तक, मैं फिर बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूं कि जब तक जो पॉलिसीज हैं उनको हम रिविजिट नहीं करेंगे, हम IMF को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी अनवार कि सितंबर के मंथ में हमने 1 ट्रिलियन का टारगेट अचीव करना है, रेवेन्यू जनरेट का, टैक्स कलेक्शन का। आप ऑलरेडी शॉर्टफॉल पे चल रहे हैं, तो खुदा न ख्वास्ता अगर आपसे ये रेवेन्यू जनरेट ना हुआ तो IMF के बड़े सीरियस कंसर्न होंगे और उनके पास फिर एक और आसान चारा यही होगा, ओके आप बिजली और पेट्रोल पे और टैक्स लगाएं, तो अवाम और बोझ तले दबेगी। तो अभी भी टाइम है, आप अपनी पॉलिसीज को रिविजिट कर लें और टैक्सेस
की जो परसेंटेजेस हैं उनको कंसल्टेशन के साथ बिजनेसमैन कम्युनिटी, क्योंकि आपसे इस वक्त एक्सपोर्टर भी बहुत सख्त नाराज है। लेकिन मलिक साहब, आप समझ रहे हैं कि ये कंसल्टेशन जो है ये बिजनेसमैन के साथ की जा रही है। रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ हम देखें तो इस बार बजट में बड़े हैवी टैक्सेस लगाए गए हैं, शराइत भी कुछ रखी गई हैं और ये कहा गया कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है इसको अगले साल मजीद शिकंजा कसा जाएगा इसके गिर्द। ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में तभी भेजते हैं जब वो रियल एस्टेट में बाइंग करते हैं, तो वहां से भी फिर हम देख रहे हैं कि अब डॉलर आने रुक गए हैं। यहां पर भी रियल एस्टेट का जो बिजनेस है उसमें हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल नजर आ रहा है। अनवार, ये तो इस पे मैं क्या कहूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर को रियल एस्टेट सेक्टर से प्यार ही बहुत है और उनकी एक थॉट है। अब उनको प्राइम मिनिस्टर को कौन जाके समझाए कि सर ये नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर नहीं है। अगर ये नॉन प्रोडक्टिव बना है तो आपके गवर्नमेंट के अदारों की मिली भगत से बना है। मतलब आप के अदारों को वो सोसाइटीज नजर नहीं आती जो 500 कनाल जमीन को 50,000 फाइलें करके बेच देती है, वो गवर्नमेंट की मिली भगत से होता है। मतलब मैं यहां तक प्राइम मिनिस्टर की बात से मुत्तफिक जरूर हूं कि इस रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा डंप करवा दिया जाता है, बिल्कुल होता है, बट उसके अदर हैंड सक्सेस स्टोरीज भी हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाए, जिन्होंने डिलीवर किए। अगर आज प्राइवेट डेवलपर ना होता पाकिस्तान में तो शायद मैं और आप, हम लोग, आधी दुनिया फुटपाथों में सो रही होती, क्योंकि गवर्नमेंट की तो अगर आप चेक करना चाहें तो माशाल्लाह हमारे इस्लामाबाद में अगर आप देख लें जो E12 सेक्टर हैं और सेक्टर हैं 30-30 साल हो गए उनके पोजीशन अवेलेबल नहीं है। तो मैं समझता हूं ये प्राइवेट डेवलपर ने बड़ा सपोर्ट किया गवर्नमेंट को, पब्लिक को, बट उसके अंदर हर सेक्टर में काली बेड़ें होती हैं और गवर्नमेंट का काम है उन काली बेड़ों से निपटना। और आप जब तक रियल एस्टेट सेक्टर को एक कंफर्ट जोन नहीं देंगे, हम ये नहीं कहते आप कैरेट एंड स्टिक का इस्तेमाल करें, जो अच्छा काम कर रहा है उसको जजा दें, जो गलत काम कर रहा है उसको सजा दें, बट ये कोई तरीका नहीं है कि जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनके अच्छे लोगों को भी आप सजा देनी शुरू कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत एहसन मलिक साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपकी गुफ्तगू और आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान के स्क्वॉश प्लेयर एहसन अयाज हमें ज्वाइन करेंगे, जिन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त मार्क का सरअंजाम दिया है और इंडियन प्लेयर जो हैं उनको भी फाइनल में शिकस्त देकर ये टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। बिल्कुल पाकिस्तान के एहसन अयाज हैं जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और अमेरिका में होने वाला कॉलीविल ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट उन्होंने जीत लिया है। फाइनल में एहसन ने भारत के याश भार्गवा को शिकस्त दी है। अमरीकी रियासत टेक्सास में होने वाली गोलीविल स्पेन ओपन स्क्वॉश में थर्ड सेट एहसन ने भारतीय हरीफ को 3-1 से शिकस्त दी है और एहसन ने पहला गेम जीता, जिसके बाद याश भार्गवा ने कमबैक किया, लेकिन फिर तीसरा और चौथा गेम पाकिस्तानी प्लेयर ने जीतकर अपने करियर में एक और ट्रॉफी का इजाफा किया। नियो की स्क्रीन पर आप ये तस्वीर भी इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से एहसन ने सेमीफाइनल में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और मलेशिया के खिलाड़ी यी जियासुई को 3-2 से उन्होंने शिकस्त दी है। ये मुकाबला भी उनका इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज रहा था, जहां एहसन अयाज इब्तदाई 2 सेट्स तो हार गए थे, लेकिन फिर उसके बावजूद उन्होंने बड़ा ही जबरदस्त कमबैक किया और बाजी ही पलट दी है। इससे कबल क्वार्टर फाइनल में भी उन्होंने आयरलैंड के डेनिस क्लेविस्की को 3-1 से शिकस्त दी थी और पहले राउंड में बाय मिलने के बाद दूसरे राउंड में एहसन ने अमेरिका के फिलिप पेंटल को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली थी। कॉलीविल ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट की मजमूई इनामी रकम जो है वो $3000 है। फाइनल भी इस वक्त एहसन अयाज जीत चुके हैं। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। एहसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, आपने भारत के जो प्लेयर हैं उनको भी शिकस्त दी है। इस कामयाबी के बाद आपके क्या इमोशंस हैं, सबसे पहले हम वो जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का जो है काफ़ी शुक्र अदा करता हूँ कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह से ये टाइटल जो है मैंने अपने नाम किया है। एंड ऑब्वियसली लाइक जब कल मेरा असल में सेमीफाइनल मैच जो हुआ था वो काफ़ी इंटेंस था। आई वाज 2 लेफ्ट डाउन और 10-9 मैच बॉल डाउन था, लेकिन समहाउ लाइक आई एम नॉट गोना गिव अप
और वो जो है मैच मैं 3-2 जीता 85 मिनट्स में जी। बट देन सेकंड सेमीफाइनल में जब इंडिया के जो है यश बरगावत जो है वो जब फाइनल में पहुंचे तो पता नहीं मेरे सेल फोन पे मेरे सोशल मीडिया पे आई बीन रिसीविंग लाइक अ लॉट ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस। तो ये मेरे पे थोड़ा सा लाइक प्रेशर ज्यादा हो गया था कि आई एम प्लेइंग एन इंडियन प्लेयर। बट आई वाज लाइक नो मैटर व्हाट, मैंने उस चीज को लाइक मेंटली जो है बिल्कुल असाइड रखा। Today it was more a mental game than physical game. Obviously like जब आप प्रोफेशनली खेलते हो तो ये बहुत ज्यादा लाइक फिजिकल होता है। स्क्वॉश इज अ वेरी टफ स्पोर्ट्स। लेकिन आज जो है आज नो डाउट इट वाज अ मेंटल गेम। और क्योंकि बहुत पाकिस्तान के लाइक सारे लोगों की जो है आंखें मुझ पर थी और सारे जो है वो लाइव मैच देख रहे थे। देयर वर लाइक आई मीन थाउजेंड्स ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस जिन्होंने मुझसे पूछा कि लाइव स्ट्रीमिंग का क्या सीन है, और मेरी टीम ने फिर उनको जो है ओवरऑल लाइक सारों को अपडेट कर दिया था। तो देयर वर सो मेनी पीपल हु वर वाचिंग, तो इट वाज अ मेंटल प्रेशर बट समहाउ लाइक आई मैनेज इट। और माशाल्लाह से पाकिस्तान के लिए ये टाइटल जो है मैंने जीत लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सेमीफाइनल की आपने बात की थी, वही मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उसमें आपने बड़ा जबरदस्त कम बैक किया, क्योंकि जब प्लेयर कोई डाउन फील कर रहा होता है या उसके हाथ से पॉइंट्स निकल जाते हैं फिर तो वापसी उस गेम में करना बहुत मुश्किल टास्क होता है। जी बिल्कुल, सेमीफाइनल जो है आई वाज 2 लेफ्ट डाउन समहाउ। असल में मेरा क्वार्टर फाइनल मैच जो था वो भी इजी नहीं था, वो मैं 3-1 से जीता था, बट इट वाज अ लॉन्ग मैच, वो 70 मिनट्स में मैं जीता था। 2 गेम्स में फॉर समहाउ द मलेशियन प्लेयर वाज सो स्ट्रांग, उसकी पेस काफी तेज थी और मतलब इट वाज रियली टफ। बट लेकिन उसके बाद जो है लाइक मैंने कहा कि एहसन आपको क्योंकि आपको अगर आपका प्लान ए जो है वो काम नहीं कर रहा, बिकॉज स्क्वॉश फिजिकल फिटनेस के साथ लाइक इट्स मोर अ मेंटल गेम। तो मेरा प्लान ए जब काम नहीं कर रहा था तो आई कम्प्लीटली स्विच्ड इट टू प्लान बी, और प्लान बी पे मुझे थोड़ा सा नजर आया कि आई थिंक नाउ आई कैन हैंडल हिम। तो समहाउ मैंने सोचा 10-9 में थर्ड गेम में बिल्कुल मैच बॉल डाउन था, अगर मैं 1 पॉइंट हार जाता तो मैं टूर्नामेंट से निकल जाता। लेकिन वो पॉइंट लेके वो गेम मैंने निकाल दी, एंड जब वो गेम मैंने निकाली तो आई वाज लाइक नाउ आई नो व्हाट टू डू। तो फिर उसके बाद जो है मैं 11-6 और 11-9 जो है लास्ट गेम जीता। ऑल्दो इट वाज टफ, 85 मिनट्स का मैच हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से लाइक मैंने माशाल्लाह से वो मैच टफ कंपटीशन रहा है, लेकिन आखिर में जीत आपकी ही हुई है क्योंकि आपने तैयारी बड़ी अच्छी की थी। और ये जो प्लान ए और प्लान बी को आप लेकर चले हैं, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो मैं आपसे देख रहा हूं और सीख भी रहा हूं। अच्छा, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को आपने शिकस्त दिया। पाकिस्तान में हमेशा से यही कहा जाता है, हम किसी भी स्पोर्ट्स की बात कर लें, कि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के कोचेज़ यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। आप फिर किस तरह से तैयारी करते रहे हैं, या फिर आप मानते हैं कि अब वो तमाम फैसिलिटीज़, अब वो तमाम चीज़ें हमारे पास भी हैं तो हमने इसीलिए अच्छे तरीके से कम्पीट किया है और इन तमाम प्लेयर्स को बीट भी किया है? नहीं, पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली लाइक वो फैसिलिटीज अभी भी अवेलेबल नहीं है। हम लोग जो है स्टिल लाइक वही पुराना पेस जो है, द वर्ल्ड इज गोइंग विद द फास्ट पेस, तो हम स्टिल लाइक उसी पेस पे चल रहे हैं। हम स्टिल सोच रहे हैं कि लाइक जहांगीर खान, जामशेद खान जो है जिस तरह के ट्रेनिंग करते थे, हम स्टिल प्लेयर्स को उसी तरह के लेके चल रहे हैं। पर अभी गेम बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो गई है, कंप्लीटली लाइक फास्ट हो गई है, रैकेट के शेप जो है वो चेंज हो गए हैं, न्यूट्रिशन पे लाइक बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये है कि हमारे सॉरी व्हाट्स दैट, रूल्स भी चेंज हुए हैं कुछ, बहुत सारे रूल्स। ऑब्वियसली जब आप अगर एक गेम की जो है पेस जो है वो चेंज होती है, लाइक उसके अगर टूल्स, अपैरल्स, ये सारी चीजें अगर चेंज होती है तो ऑब्वियसली उसके साथ साथ जो है रूल्स भी चेंज होते जाते हैं। ठीक है। तो बहुत ही कुछ लाइक स्क्वॉश में बहुत लाइक रूल्स के लिहाज से जो है हर तकरीबन मंथली बेसिस पे लाइक हमें ईमेल्स रिसीव होती हैं और रूल्स जो है लाइक स्क्वॉश के चेंज हो गए हैं। बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है लाइक स्टिल उसी रूल्स के साथ, उसी टेक्निक्स के साथ चल रहा है। लेकिन I've been training internationally, मेरी ट्रैवलिंग थोड़ी सी जो है लाइक बाहर होती है, and that's all I'm doing by own self finances, किसी ना किसी तरह लाइक
लाइक मैं मैनेज कर रहा होता हूँ इन चीज़ों को। अपने करियर के आगाज से लेकर अब तक की अगर हम बात करें, आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, आप किस तरह से तैयारी करते रहे? जी चैलेंजेस तो अगर देखे जाए, बचपन से जब मैंने स्क्वॉश स्टार्ट की है तो इट्स बिन 16 इयर्स कि मैं स्क्वॉश खेल रहा हूँ। अंडर 11 से थ्रू आउट द होल नेशनल करियर जो है मैं अपना जूनियर चैंपियन रहा हूँ। इंटरनेशनली जो है मैं एशियन चैंपियनशिप जीत चुका हूँ। मैं वर्ल्ड जूनियर जो सबसे बड़ा टाइटल है वो जीत चुका हूँ पाकिस्तान के लिए। ये मेरा 9th इंटरनेशनल PSA का टाइटल था जो मैं जीत चुका हूँ, लेकिन दिस वाज द बिगेस्ट टाइटल सेंस के इसमें तो एक सबसे बड़ी बात कि मैंने इंडिया के प्लेयर को शिकस्त दी है और हाइप इस चीज ने इस वजह से क्रिएट की है क्योंकि माशाल्लाह से अरशद नदीम अभी प्रीवियसली जो है माशाल्लाह से टाइटल जीत के आए हैं। तो ये है हर्डल्स की बात आप कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा हर एक इंटरनेशनल एथलीट जो है वो हर्डल फेस कर रहा है क्योंकि अगर वो वीजास के लिहाज से हो रहा है, वो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिहाज से हो रहा है। हमें अपनी वीजास को खुद देखना होता है, हमें अपनी इंटरनेशनल इवेंट्स को खुद मैनेज करना होता है, हमें अपनी डाइट का खुद ख्याल रखना होता है, हमें अपने कोचेस को खुद ढूंढना होता है। तो इट्स सो मैनी थिंग्स कि हम जितने भी इंटरनेशनल एथलीट्स हैं वो ओवरऑल चीजों को मैनेज करते हैं। तो वो एथलीट्स जो मैनेज कर पाते हैं वो कहीं ना कहीं स्टैंड कर पाते हैं, लेकिन वो एथलीट्स जो इन चीजों में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, ऑल्दो डजंट मैटर जितना भी टैलेंटेड एथलीट हो पाकिस्तान में, पीछे रह जाता है। ठीक है एहसन, लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगा कि अब आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं और कौन से ऐसे अपकमिंग इवेंट्स हैं जिनमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं आप? मेरे अभी फ्यूचर में इंशाल्लाह 3 इवेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं। मैं अभी बॉस्टन में इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा, फिर उसके बाद न्यू जर्सी में मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा और फिर मैं वर्जीनिया में रिप्रेजेंट करूंगा। बट द गोल इज इंशाल्लाह सिंस स्क्वॉश इज इनटू ओलंपिक्स राइट नाउ, तो इंशाल्लाह अभी ओलंपिक्स के लिए मेरा प्लान है कि इंशाल्लाह I'll be the one of the पाकिस्तानीज़ कि इंशाल्लाह मैं ओलंपिक्स में जाके पाकिस्तान को जो है रिप्रेजेंट करूं। ठीक है, बेस्ट विशेस हैं हमारी आपके लिए। एहसन नियाज़ हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और आपको आपकी इस बड़ी जीत पर बहुत मुबारकबाद भी हो। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में शादियों के मुख्तलिफ तरीकों के हवाले से, जिसमें लव मैरिज है और अरेंज मैरिज है। तो इनकी कामयाबी की शरह और उन पर अवामी आरा के बारे में हाल ही में गैलप पाकिस्तान ने एक सर्वे जारी किया है, जिसके मुताबिक 81% पाकिस्तानियों ने अरेंज मैरिज का इंतखाब किया है, जबकि 18% ने पसंद की शादी करने का कहा है। सर्वे के मुताबिक अरेंज मैरिज करने वालों में लड़कियों की शरह ज़्यादा है, जहाँ 85% लड़कियों ने अपने वालिदैन की मर्ज़ी पर शादी की है, जबकि 14% ने अपनी पसंद से शादी करने को तरजीह दी है। लड़कों में भी 77% ने ही वालिदैन की बात मानी है, जबकि 22% ने अपनी मर्जी से शादी करने का इंतखाब किया है। इस सर्वे के नतीजे से यह भी मालूम हुआ है कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के पाकिस्तानियों में अरेंज मैरिज का रुझान ज़्यादा है, जबकि 30 साल तक की उम्र के नौजवानों में पसंद की शादी करने की शरह ज़्यादा है। पाकिस्तानी माशरे में शादी का ये दोनों तरीक़ेकार, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और उनकी कामयाबी की शरह भी इनफरादी मामलात पर ही मुनहसर है। आज हम इस मौजू पर मज़ीद बात करने जा रहे हैं और जानेंगे कि हमारे माशरे में इन दोनों तरीक़ों के पीछे मौजूद सोच क्या है। इस हवाले से स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुकी हैं मैच मेकर रुबीना खावर साहिबा। रुबीना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। आपके ख्याल में लव मैरिज बेहतर रहती है या अरेंज मैरिज बेहतर रहती है? क्योंकि हमारे माशरे में लव मैरिज को पता नहीं क्यों अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। ये बिल्कुल सही है। अब आप देखिए ना कि जो अरेंज मैरिज है वो अरेंज मैरिज ही होती है। लव मैरिज जो है आपको पता है कि वो लड़के लड़कियों की अपनी डिसीजन होती है और वो तो एस्पेक्ट तक जा ही नहीं सकते, वो चीज़ देख ही नहीं सकते। आई एम सॉरी टू से कि मुझको भी मिसाल देनी पड़ेगी, जैसे दिल आया गदी में तो परी क्या चीज़ है, वो चीज़ होती है। ये कि ये चीज़ फिर लड़कों को लड़की को देर बाद रियलाइज होती है कि हमारा इंतखाब सही नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ना आप। ठीक है, तो आप फिर ये समझती हैं कि जो अरेंज मैरिज है वो वाकई तौर पर असल में शादी का एक बेहतरीन तरीका है? बहुत बहुत। आप देखिए ना कि माँ बाप की मर्जी है, अल्लाह ताला की भी रजा उसमें शामिल है। फिर माँ, क्योंकि ये चीज़ जो है ना ये माएँ देखती हैं, बाप तो नहीं ना देखते। लड़के की माँ हो या लड़की की माँ हो वो ये देखती है। तो फिर जो लड़की की माँ है फिर वो देखे ना हर चीज़ देखती है जाके। और मैं तो कहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ शक्ल नहीं देखनी चाहिए लड़की की, शक्ल
4th या 5th नंबर पे रखिए। सबसे पहले आप ये देखिए, सबसे पहले तो भाई स्मार्टनेस देखनी है, लड़की पतली दुबली हो। सेकंड उसकी एजुकेशन देखें। थर्ड देखें कि वो आपकी फैमिली से मैच करती है कि नहीं। ये ना हो कि फ़र्ज़ करें अगर मैं लड़के देखने जा रही हूँ, मैं कनाल के घर में रहती, मैं 2 कनाल की लड़की देखने जा रही हूँ, तो वो तो फिर मेरे घर में आके डिस्टर्ब ही होगी ना। ठीक है, मटीरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, मटीरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। तो ये देखना चाहिए कि हमारे घर से मैच करता है कि नहीं उनका माहौल। जैसे अगर कोई कनाल के घर में रहता है, वो 10 मरले के घर की भी लड़की ला सकता है, पर लड़की पढ़ी लिखी हो, फिर आप उनके माँ बाप देखें वो भी एजुकेटेड हो, तो बस ये चीज़ें देखनी। ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि पतली दुबली हो, तो इसका मतलब फिर जो लड़कियां ज़रा सेहतमंद है, क्या उनकी शादी नहीं होगी? ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। जो सेहतमंद होती है उनको चाहिए वो डाइट करें, लेकिन दिस इज मैंडेटरी। अगर नहीं भी कर पा रहे तो इसका क्या मतलब है कि उनकी शादी नहीं होगी? ये तो फिर बड़ा एक नेगेटिव मैसेज आएगा तमाम माशरे में, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम हैं, जिनके अपने कुछ इशूज़ हैं, हेल्थ के भी इशूज़ हैं। ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा आई एम सो सॉरी टू से। मैं जाहिर है कि 14 साल से इसमें हूँ लाइन में, ऐसा नहीं होता। बाद लड़कियाँ हमारे पास आती हैं, थोड़ी थोड़ी बल्कि होती हैं, तो फिर उनकी माएँ कहती हैं कि आप समझाएं, क्योंकि बाद दफ़ा होता है ना कि माँओं के ना सुनती मगर दूसरों की सुनती। फिर मैं कहती देखो बेटा, फिर मैं तस्वीर दिखाती, देखो ये लड़के तेरे लिए हैं, इंजीनियर हैं, ये डॉक्टर है, आप इतनी काबिल हैं, आप नहीं चाहती? कहती हाँ आंटी चाहती हूँ। तो बेटे आप पतली हो जाती। वो यकीन कीजिए लिटरली स्पीकिंग, वो घर जाके मुझे इन कांटेक्ट में रहती हैं, महीने बाद फ़ोन करें, आंटी मेरा वज़न कम हो गया, आंटी मैंने इतना कम कर दिया। फिर 2 महीने बाद मैं बुलाती, माशाल्लाह हो जाता है। तो ये थोड़ा सा लड़की को भी करना है। जेनेटिक प्रॉब्लम क्या होगी, ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ जैसे कि आपने कहा कि अगर हम अरेंज मैरिज की तरफ जाते हैं, यकीनी तौर पर उसमें वालिदैन की भी मर्जी है, अल्लाह की खुशनुदी भी उसमें शामिल है कि वालिदैन की बात मानी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं भी ये नहीं हमने पढ़ा है कि अगर आप पसंद की शादी कर रहे हैं उसमें भी कोई ममानियत नहीं है। अगर लड़का लड़की राजी हैं तो फिर मिसाल ये दी जाती है, क्या करेगा काजी? तो वहाँ भी इतना मेरा ख्याल है नेगेटिव नहीं है उस साइड। नहीं, इतना बाज़ दफ़ा नहीं है ना, बस डिपेंड करता है ना। अब ये है कि यानी वही मैं बात करती हूँ ना कि लड़के को भी चाहिए कि जब वो किसी लड़की से यानी जब दोस्ती करना चाहे तो उसका लेवल, अपना लेवल देखे कि हमारा लेवल मिलता है। ये ना हो कि लड़की बहुत अमीर हो तो लड़का गरीब हो, फिर वो लड़की एडजस्ट कैसे करेगी लड़के के घर में? फिर वो ये है कि वो डोमिनेट, जो वालिदैन है फिर वो भी नहीं मानते, वो डोमिनेट। अगर लड़का जिद भी करके कहता है कि नहीं मैंने यहीं शादी करनी है, यहीं शादी करनी है, तो वो फिर आपको पता है वो अमीर घर की लड़की है, वो दरमियाने या गरीब घर के होते हैं, तो फिर वो लड़की, फिर यही कॉन्सिक्वेंसेज इसके होते हैं कि वो लड़की, कोशिश उसकी पहली होती है कि मैं लड़के को लेकर चली जाऊं, और बाद में फिर हम देखते हैं कि फिर जो मसाइल हैं वो फिर बढ़ जाते हैं, बहुत वो और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब वो जाता है अपने ससुराल में रहने तो फिर उसकी क्या इज्जत होती है? उसकी कोई इज्जत नहीं होती। वो फिर लड़ाई झगड़े, क्योंकि वो फिर मैंने ये भी देखा है, घर दामाद जब आपको बनना पड़े, ये भी जगह पे देखा है कि वो फिर ना उसको जो ससुर है ना, वो कहता है ये मेरी मर्जी से चले, कि मेरे घर में रह रहा, हर चीज़ मेरे से डिस्कस करे फिर चले, तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये फिर कई दफ़ा ऐसे तलाक़ें ऐसी तो होती हैं। ठीक है। और लव मैरिज करने वालों को फिर हमने देखा है कि उनको विद इन द फैमिली या पूरे ख़ानदान में से भी फिर काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है, बड़ी बातें भी सुननी पड़ती हैं। बस यही है ना, अगर फ़र्ज़ करें कोई लड़का है तो वो अपनी पसंद की लड़की ले आया, अच्छा वो जो भी कोई आखिर लड़की है वो एक दूसरे घर में जाती है, थोड़ा सा तो कुछ उसको स्पेस दे ना। घर वाले स्पेस नहीं फिर देते, कोई वो गलती करेगी, देखा ना ये तुमने पसंद की थी, मैंने पसंद की होती, या तुम मामू की बेटी से कर लेते, तो ऐसा ना होता। ये भी माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ना लड़का जो है ना बेचारा सैंडविच बन जाता है, प्लीज उसकी जिंदगी से ना खेलें। ठीक है। तो ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए, पूरी फैमिली को सपोर्टिव होना चाहिए, फिर ये मामला जो है वो चलते हैं। अच्छा, अरेंज मैरिज में आप क्या समझती हैं, लड़के वालों को और लड़की वालों को, दोनों को एक दूसरे के फैमिलीज में, बच्चों में क्या ऐसी चीजें देखनी चाहिए? हाँ जी, अरेंज मैरिज में तो फिर यही है ना कि सबसे पहले तो आप जैसे किसी के घर जाते हैं तो आप पहले देखें कि आपकी माहौल, आपको माशाल्लाह विद इन हाफ एन आवर यू कैन मेक आउट कि भाई इनका माहौल कैसा है, रहने सहने का कैसा तरीका है, बोलने का कैसा है, माँ कैसी है, लड़की कैसी है, क्या हमारे घर में एडजस्ट हो जाएगी। बाद लड़कियाँ जो होती हैं बड़ी शार्प होती हैं, वो भी आपको पता चल जाता है। वो ये होता है कि सवाल आप माँ से करेंगे जवाब लड़की देगी, सवाल माँ से करेंगे जवाब लड़की देगी, वो फिर बड़ी ज़रा शार्प होती है। तो ये सब चीज़ें आपने देखनी होती हैं। ठीक है। तो अपने माहौल के मुताबिक बस लेके आए, वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। अच्छा, आपका तो ये काम है, इतने अरसे से आप मैच मेकर हैं, आपको कैसे अंदाजा हो जाता है कि जहां दो लोगों की बात आपने शुरू करवाई है, ये मैच मेकिंग हो सकती है?
नहीं नहीं नहीं, ये मुझे भी अंदाजा नहीं अच्छा, होता। नहीं होता। और मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है। जहां पर आप यानी दो फैमिलियों को मिलाते हैं और अगर वो बहुत ज़्यादा अगर उनकी आपस में निकल आए ना कोई जान पहचान बीच में, तो वो बिल्कुल रिश्ता नहीं होता। वहाँ पर तो वो बड़ी गुड़ियाँ डालेंगे, बड़ी बातें करेंगे, एक एक घंटा आपस में बातें करेंगे, मगर वो बिल्कुल नहीं होता। तो इसलिए प्लीज़ अगर आप रिश्ता देखने जाएं, लड़के वाले या लड़की वाले, अगर आप उनके किसी थर्ड पर्सन को जानते भी हो, आप मेंशन ना करें उनको कि मैं मतलब तुम्हारे अच्छा वो तुम्हारा देवर है, हाँ वो तो मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हारी देवरानी है जानती हूँ, ऐसे ना करें आप वो जानते भी हो तो ना करें, ताल्लुक नहीं निकालने ताल्लुक ना निकालिए। ठीक है, लेकिन अच्छा फिर ये आपका तो जो काम है ये दो लोगों को नहीं आप मिला रहे, आप तो दो फैमिलीज को मिला रहे हैं, बिल्कुल बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अच्छा मेरा तो ये है ना कि 85% मेरे जानने वाले लोग होते हैं, ठीक है, मैं यही वजह है मेरी। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ 9 औरतें हैं और सारी डॉक्टर्स इंजीनियर हैं और वो यही काम करती हैं, अपनी प्रोफेशन फॉलो नहीं करती। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़ी हुई हूँ, डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं हूँ, लंदन अबू धाबी से पढ़ी हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ज्वाइन करें हमें, इसलिए फिर मैं उनके साथ हूँ 14 साल से। ठीक है। अच्छा देखते हैं, हमारे मुआशरे का ये भी बड़ा अलमिया है कि फिर लड़की वालों की तरफ से अगर कोई डिमांड कर दी जाती है या लड़के वालों की तरफ से कोई डिमांड कर दी जाती है जहेज़ में कुछ लेने के लिए, ये इन मामलों को आप कैसे समझती हैं, ये किस तरह से ठीक होने चाहिए? बिल्कुल सही है। अच्छा ये है, अब आप कहेंगे कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो ऐसे कह रही है, एक तो मेरी एज ऐसी नहीं है कि मैं झूठ बोलूँ, झूठ बोलना भी नहीं बेटा चाहिए इस मामले में। मेरे पास मैं कहती हूँ ना, मेरे जानने वाले लोग हैं, क्योंकि अबू धाबी से भी मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ से भी लोग यहाँ पर अब आ गए हैं, लंदन से भी यहाँ पर लोग आ गए। फिर एक फैमिली में कराओ तो उसी फैमिली से बहुत सारे रिश्ते निकल आते हैं, ऐसा भी है। तो मेरे पास जो लोग हैं ना, मैं रजिस्टर ही नहीं करती जो कि ये ऐसे हो ना, बहुत मटीरियलिस्टिक हों। मेरे पास तो वो आते हैं माँ बाप लड़के के जो लिखने को खुद ही लिखने को तैयार होते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए जहेज में, हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, बस नेक शरीफ लड़की दिखाइए। आजकल पता है नेक शरीफ लड़की भी ढूंढना बहुत मुश्किल है, नेक शरीफ लोग दिखाइए बस। ठीक है। और दूसरी तरफ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फिर क्रिएट होती है वो हक महर पर क्रिएट हो जाती है। अगर लड़कियों वालों की तरफ से ज़्यादा लिखवा लिया जाए, वहां पर भी हमने देखा कि बहुत सी ऐसी शादियां जहां पर बदमज़गी भी होती है। अब देखें ना, इससे हमारा ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक सिर्फ मैच मेकिंग का है, ये बाद में क्या होता है ये नहीं। ठीक है। अच्छा अरेंज मैरिज के ज़रिए जो रिवायात हम देखते हैं, एक सकाफत भी हमारी रिवायात भी हैं, शादी करने वाले जो दोनों हैं मियाँ बीवी हैं, जो बनने वाले मियाँ बीवी, उनकी अंडरस्टैंडिंग की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फैमिली की तो हमने कर ली बात, जी उनकी। आप ये देखें कि जब माँ बाप की मर्ज़ी से एक तो होता है, फिर अल्लाह ताला की रजामंदी होती है, फिर जब निकाह के अशार पढ़े जाते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से खुद ब खुद दिल के, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि खुद ब खुद मैं प्यार मियाँ के लिए, बीवी और बीवी के दिल में मियाँ के लिए मैं प्यार बरता हूँ मैं। तो ये भी होता है, अल्लाह की भी मेहरबानी होती है। फिर ये है कि लड़की को बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखानी है, ठीक है, मतलब जो सास है वो भी वार्मली वेलकम करे लड़की को, मगर लड़की को हर तरफ से बड़ी पेशेंस दिखानी है। मियाँ के मामले में, अपने ससुराल के मामले में शुरू में ज़रा थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो बस बहुत अच्छा। खास तौर पर जो प्रॉब्लम रुबीना साहिबा हम देखते हैं फैमिलीज में, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसमें रहकर बहुत से लोगों का फिर घर भी खराब होता है, वो आपसी लड़ाइयाँ फिर शुरू हो जाती हैं। सही। अब आप ये देखिए जॉइंट फैमिली है किधर, ये भी तो देखे ना, कहाँ है जॉइंट फैमिली? स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं तो हम देखते हैं कुछ खानदान हैं जो इकट्ठे रहने को प्रेफरेंस देते हैं। मगर मैं आपको फिर अब क्या बताऊं, इकट्ठे भी रहते हैं ना, फिर भी जब वो मेरे पास आते हैं ना तो वो कहते हैं हमारी देवरानी को किसी को पता ना चले कि मैं रिश्ता मतलब अपनी बेटी का मैं देख रही हूँ मैंने। और वो इतनी सीक्रेटली वो बुलाते हैं लड़के वालों को, ऐसे सीक्रेटली वो बुलाते हैं कि बुलाते अपने घर ही हैं कि पता ही ना चले कि रिश्ता देखने आए। आजकल प्यार यही तो रहा है, प्यार कहाँ प्यार है आजकल, कहाँ इतना है बहन भाइयों का। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैच मेकर रुबीना खावर साहिबा, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।